नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अध्याय 931। तर्क की कोई आवश्यकता नहीं। लुओ एर की चीख सुनकर यी यून ने अपना माथा रगड़ा। लुओ एर हमेशा से ही गुस्सैल स्वभाव की थी और वह हर काम बिना सोचे समझे कर देती थी। आखिर वह एक राजकुमारी थी, जबकि इटर्नल इवेंटाइट सी के दोनों सदस्यों का दर्जा शायद लुओमो से नीचे ही था। यहाँ तक कि ये जिसका दर्जा अपने दोनों साथियों से थोड़ा ऊंचा था, भी लुओ एर के सामने स्पष्ट रूप से हीन था। उनकी बातचीत को नजरअंदाज किया जा सकता था। एक राजकुमारी होने के नाते लुओ को उनकी बातों से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं थी। ये यून को उम्मीद नहीं थी कि लुओ सीधे इटर्नल इवेंटाइट सी के सदस्यों पर अपशब्दों की बौछार कर देगी जिससे वे नाराज हो जाएंगे। उन्हें लुओ एर की पहचान का भी पता नहीं था। इसके लिए सिर्फ लुओ एर ही जिम्मेदार थी, क्योंकि उन्हें शाही दल भरे रहना पसंद नहीं था। आमतौर पर राजकुमार और राजकुमारियां भव्य जुलूस निकालते हैं और आम लोगों को किनारे कर दिया जाता है, लेकिन लुओ एर जैसी नहीं थी, जो किसी भी कपड़े में बदलकर भीड़ में घुस जाती थी। भला किसी को कैसे पता चलेगा कि वह कौन है? ये कौन सी बेवकूफ लड़की है जो इतना चिल्ला रही है? क्या तुम दोनों लुओ कबीले से हो? बोलने वाले व्यक्ति ने तिरस्कार भरी नजर से देखा। बोलते हुए भी वह अपनी चाय पीता रहा। दूसरे युवक ने यी यून और लुओ एर के कपड़ों पर एक नजर डाली। मन ही मन कुछ सोचते हुए वह खिलखिलाकर हंसा, हा, ये सचमुच लुओ वंश के हैं। क्यों? क्या मेरी बात से उन्हें ठेस पहुंची? जहां तक मुझे पता है, लुओ वंश में सिर्फ एक राजकुमारी पर्पल स्पिरिट है जो ठीक ठाक है, और उसके नीचे एक यून नाम का आदमी है। उनके पास सिर्फ 2 लोग हैं। हमारे इटर्नल इवेंटाइट वंश के मुकाबले वे कुछ भी खास नहीं है। कोई यून नाम का लड़का। ये सुनकर यी यून ने अजीब से भाव से अपनी ठुड्डी सहलाई। क्या उसका जीवन इतना दयनीय था? उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि लुओ और उनकी बातें सुनकर लगभग हंसने ही वाली थी। ऐसा लग रहा था मानो वह उसकी बदकिस्मती से मिलने वाली खुशी का आनंद ले रही हो। ये यून ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। बड़े कुलों की एक दूसरे की प्रतिभाओं को समझने की क्षमता सीमित थी। इटर्नल इवेंटाइट कुल ने शायद ये यून और लुओ के बारे में तभी सुना होगा जब वे लुओ कुल में आए थे। लुओ के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसमें बुरी मंशा छिपी थी। उसने अपनी उंगलियों से एक जादू किया और उन्हें झटका दिया। लुओ के चुप हो जाने पर इटर्नल इवेंटाइट सी के दोनों शिष्यों ने खिलखिलाकर हंसते हुए अपनी चाय पीना जारी रखा। हालांकि उन्हें इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि चाय पीते समय इटर्नल इवेंटाइट सी के शिष्य अचानक 3 फीट ऊंचाई तक उछल पड़े, मानो उन्होंने जहर पी लिया हो। उनके शरीर में जोरदार ऐंठन होने लगी और उन्होंने अपने हाथों से अपनी गर्दन पकड़ ली। उनके चेहरे लाल हो गए और आंखें मानो बाहर निकल आई थीं। उन्होंने चाय थूकने की कोशिश में अपना मुंह खोला, लेकिन चाय तो कब की गायब हो चुकी थी। उन्होंने जो थूका वह आग की लपटें थीं। हू। आग की लपटें अत्यधिक तीव्र तापमान पर जल रही थीं। चाहे चाय की मेज हो या जमीन, जहां जहां आग की लपटें छूती थी वहां छेद हो जाता था। गर्म। इटर्नल इवेंटाइट सी के एक शिष्य ने दबी हुई आवाज में चिल्लाया, मेरी जीभ। लुओ ने आश्चर्य का भाव दिखाते हुए कहा, अरे बाप रे, तुम्हारी जीभ तो पूरी तरह से जल गई है। सुअर की जीभ का बारबेक्यू। तुमने पहले जो कहा उससे पता चलता है कि तुम्हारी जीभ कितनी चतुर है। अपनी जीभ को जलाकर खुद पर इतना कठोर क्यों हो रहे हो? लुओ ऐसी थी जो दूसरों को क्रोधित करने में कभी कंजूसी नहीं करती थी। ये यून डर के मारे चुपके से ये सब देख रहा था। इस शैतानी लड़की से हल्के में लेना ठीक नहीं था। लुओ द्वारा उत्पन्न मंत्र किसी को पता चले बिना ही शाश्वत संध्या सागर के 2 शिष्यों की चाय के प्याले में जा गिरा। परिणाम स्वरूप उन्होंने अग्नि तत्व से युक्त मंत्र पी लिया। महज 2 मंत्रों से ही इतना भयानक नुकसान हो गया था। अग्नि तत्व के नियमों के बारे में लुओ की अंतर्दृष्टि सचमुच पूर्णता के शिखर पर पहुंच गई थी। ये यून का अनुमान था कि उन दोनों बेचारे की जबान शायद कट जाएगी। लुओ जैसी शैतानी लड़की ने जरा भी संकोच नहीं किया था। उसकी ज्वालाएं भी साधारण नहीं थीं। ये यून बैंगनी क्रिस्टल की दृष्टि से स्पष्ट रूप से देख सकता था कि ज्वालाएं पैरों के कीड़ों जैसी थीं। ज्वालाओं में व्यापक ऊर्जा थी, इसलिए उन दोनों की सुरक्षात्मक युवांची भी उसके जादू का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह अपर्याप्त थी। उनकी जीभें तो क्षतिग्रस्त थीं ही, साथ ही उनके मुख भी बुरी तरह जल गए थे। हालांकि दिव्य संसाधनों से उनका उपचार संभव था, लेकिन इसके परिणामस्वरूप वे कई महीनों तक न तो खा पी सकेंगे और न ही बोल सकेंगे। इसके अलावा दिव्य संसाधनों की कीमत भी कम नहीं थी। चुड़ैल, मैं तुझे मार डालूंगा। इटर्नल इवेंटाइट सी के दोनों शिष्य दर्द सहते हुए चिल्ला रहे थे। लुओ ने तिरस्कारपूर्ण ढंग से उपहास किया। उसने मेज पर रखी चॉपस्टिक उठाए और लापरवाही से उन्हें झटका दिया। उफ। दोनों चॉपस्टिक तीर की तरह सीधे इटर्नल इवेंटाइट सी के 2 शिष्यों की ओर उड़ी। अपनी ओर आती हुई चॉपस्टिक्स को देखकर इटर्नल इवेंटाइट सी के दोनों शिष्यों की युवांची शक्ति फूट पड़ी और उन्होंने दर्द सहते हुए मुक्के मारे। बूम। ऊर्जा ज्वालामुखी विस्फोट की तरह बाहर की ओर फूट पड़ी। 1 लाख वर्षों में उगी दिव्य लकड़ी भी 2 मुक्कों से चूर चूर हो जाती, साधारण लकड़ी की छड़ियों की तो बात ही क्या। हालांकि लुओ के हाथों में चॉपस्टिक का जोड़ा असाधारण था। जिस क्षण उसने चॉपस्टिक फेंकी, उसी क्षण उसने उनमें नियम समाहित कर दिए। अब चॉपस्टिक की सतह पर अग्नि तत्व के चिन्ह झिलमिला रहे थे और उनसे एक रहस्यमय आभा निकल रही थी। अत्यधिक संकुचित अग्नि तत्वीय ऊर्जाओं के कारण चॉपस्टिक्स में आग लग गई। 2 उल्कापिंडों की तरह वे इटर्नल इवेंटाइट सी के 2 शिष्यों की ओर तेजी से बढ़े।
पेंग पेंग, दो जोरदार धमाकों की आवाज के साथ दोनों के मुक्केबाजी के हमले को भेद दिया गया। इसके तुरंत बाद बिना किसी प्रतिरोध के आग की लपटें उनके चेहरों पर टूट पड़ी। आग का भयानक विस्फोट हुआ जिससे दोनों पीछे की ओर उड़ गए। उनके बाल जल गए थे और चारों ओर चिंगारियां फैल रही थीं। राख से उनके चेहरे पूरी तरह काले हो गए थे। ये है उद्धरण चिन्ह। अस्थायी चाय की झोपड़ी में हुई लड़ाई को कई लोगों ने देखा था। उन्होंने देखा था कि इटर्नल इवेंटाइट सी के शिष्यों ने उकसावा दिया था, जिसके बाद लाल वस्त्रधारी लड़की ने उन पर हमला कर दिया। कुछ ही पलों में उसने उन्हें इतनी बुरी तरह पीटा कि उनके माता पिता भी उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। लाल कपड़े पहनी ये लड़की कौन थी? इसी क्षण गले में काले पंखों जैसी दिखने वाली एक आभूषण पहने हुए युवक खड़ा हो गया। उसने चाय के प्याले पर थपथपाकर उसे तोड़ दिया। चाय छींटे नहीं बल्कि युवांची ऊर्जा से लिपट गई और हवा में ही घूमती हुई फैल गई। जैसे ही चाय दो साफ धाराओं में बंट गई और इटर्नल इवेंटाइट सी के दो शिष्यों के मुंह में प्रवेश कर गई, युवक ने एक बार फिर धीरे से थपथपाया। चाय से आग तो बुझ गई, लेकिन उनकी जीभें पहले ही बुरी तरह जल चुकी थीं। वे दोनों दर्द से कराहते हुए जमीन पर पड़े थे, जबकि लुओ हुआ एर उस युवक को देख रही थी। उसने दोनों शिष्यों को उसे वरिष्ठ भाई ये कहकर संबोधित करते हुए सुना था। हालांकि ये अपेक्षाकृत बलवान था, लेकिन वह इटर्नल इवेंटाइट कबीले का सबसे बलवान व्यक्ति नहीं था। लुओ हुआ ने ये को तिरस्कार भरी नजर से देखते हुए कहा, मेरी आग को बुझाने के लिए थोड़े से पानी का इस्तेमाल कर रहे हो? क्या तुम जल तत्व नियमों में अपनी महारत का प्रदर्शन करना चाहते हो? लुओ हुआ ने उपहासपूर्वक कहा। ये ने ठंडे स्वर में कहा, अग्नि तत्व संबंधी नियमों को इस स्तर तक पहुंचाने के लिए आप लुओ वंश में अवश्य ही प्रतिष्ठित होंगे, लेकिन उन दोनों ने तो केवल शब्दों से ही आपको नाराज किया था। क्या आप उन्हें इतना नुकसान पहुंचाकर हद से ज्यादा आगे नहीं बढ़ रहे हैं? आप मुझे दयालु समझ सकते हैं। मैंने उनकी ज़बानें इसलिए जला दी क्योंकि वे बहुत ज्यादा बोलते थे। कई जगहों पर और कई मौकों पर गलत शब्द बोलने से मौत हो सकती है। लुओ हुआ ने बेपरवाही से कहा। उसकी आवाज में हल्का सा दबदबा था, यहां तक कि ये भी उसके दबदबे के आगे फीका पड़ गया। योद्धाओं की दुनिया में एक गलत वाक्य का परिणाम मृत्यु हो जाना कोई असामान्य बात नहीं है। कई लोग बिना एक शब्द बोले ही मारे जाते हैं। तर्क की कोई आवश्यकता नहीं है, और इसका कारण बस इतना है कि आप अपने हथियारे से अधिक शक्तिशाली नहीं हैं। ये कहते हुए लुओ हुआ खड़ी हो गई और अपने हाथ में पकड़ी चॉपस्टिक से खेलने लगी। अध्याय 932 5 गुट। लुओ हुआ के शब्दों में युवांची का प्रवाह था, इसलिए यद्यपि वह धीरे से बोलती थी, फिर भी उसके शब्द अत्यंत मर्मस्पर्शी थे। ये की तलवार जैसी भौहें तन गईं। दिलचस्प, तुम सही कह रहे हो। कमजोर योद्धाओं को मारने के लिए किसी कारण की जरूरत नहीं होती। उनकी एकमात्र गलती उनकी शक्ति की कमी है। तो मैं देखना चाहता हूं कि तुम मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हो या नहीं। ये के बोलते ही उसकी आंखों में लड़ने का जज्बा झलक रहा था। ये एक मार्शल आर्ट का दीवाना था और स्वभाव से उग्र था। लुओ हुआ एर जैसे प्रतिद्वंद्वी का सामना करते समय वह खुद को रोक नहीं पाता था। देखते ही देखते आसपास मौजूद भीड़ उत्साहित हो गई। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि चिझुयुन की चुनौती का युद्धक्षेत्र इतना उग्र रूप ले लेगा। उनके प्रकट होने से पहले ही शीर्ष प्रतिभाओं के बीच झड़पें शुरू हो चुकी थीं। लेकिन इस समय लुओ हुआ ने ये पर बस एक सरसरी नजर डाली और कहा, तुम इसके लायक नहीं हो। अगर कोई मुझे चुनौती देना चाहता है तो अपनी उस देवी को अपने शाश्वत संध्या सागर से ले आए। ओह, ये की पुतलियां सिकुड़ गईं। ठीक उसी क्षण एक सुनहरा रथ अचानक आकाश में गड़गड़ाता हुआ प्रकट हुआ। रथ को 4 ड्रैगन घोड़े खींच रहे थे और उससे सुनहरी रोशनी चमक रही थी। रथ पर एक पहाड़ का नारंगी रंग का प्रतीक चिन्ह बना हुआ था। सबने ऊपर देखा और किसी ने कहा, यह वर्ल्ड मार्जिन सेक्ट का रथ है। इसमें शायद वर्ल्ड मार्जिन सेक्ट का नंबर 1 शिष्य तियान्या हाओयुए बैठा है। विश्व सीमांत संप्रदाय के बाद आकाश में एक चमकीली हरी रोशनी फैल गई। जैद से बना एक आध्यात्मिक पात्र तैरता हुआ ऊपर आया। ये श्वेत लोमड़ी वंश का एक आध्यात्मिक पात्र था। यह बहुत संभव था कि राजकुमारी श्वेत लोमड़ी जैद पत्थर के इस आध्यात्मिक पात्र के अंदर विराजमान थी। इसके तुरंत बाद काले रंग का एक प्राचीन रथ दिखाई दिया, जिसे 9 आत्मा पक्षी खींच रहे थे, जो काले फीनिक्स पक्षियों से मिलते जुलते थे। ये हमारी देवी शी ये हैं, जो हमारे शाश्वत संध्याकाल वंश की हैं। शाश्वत संध्याकाल वंश के एक सदस्य ने भीड़ में कहा। लुओ हुआ एर द्वारा जिनकी जीभ जला दी गई थी, उन 2 युवा इटर्नल इवेंटाइट कबीले के शिष्यों ने भी देवी शी ये शब्द बुदबुदाए। वे उत्साहित दिख रहे थे और साथ ही लुओ हुआ एर को ऐसे देख रहे थे मानो भविष्य में उन्हें सबक सिखाया जाएगा। लुओ हुआ ने इटर्नल इवेंटाइट कबीले के छोटे मोटे सदस्यों को नजरअंदाज कर दिया। उसने अपनी कोमल ठुड्डी पर हाथ फेरा और देवी शी ये के काले रथ को देखा। उसने मन ही मन बुदबुदाया, 3 पुरुष और 3 महिलाएं। ये देखना दिलचस्प होगा। चिझुयुन की चुनौती के साथ कुल 5 गुट यहाँ एकत्रित हुए थे। लुओ कबीला, व्हाइट फॉक्स कबीला, वर्ल्ड मार्जिन सेक्ट, इटर्नल इवेंटाइट सी और प्रवर्तक ओरेकल फे एम्पायर। वहाँ 3 पुरुष और 3 महिलाएं थीं, येयुन, चिझुयुन, तियान्या हाओए, लुओ हुए, प्रिंसेस व्हाइट फॉक्स, देवी शी ये। अब 5 गुट एकत्रित हो गए थे, लेकिन सम्राट लुओ, महारानी जोवान और उनके साथियों जैसे सत्ता के असली धारक उपस्थित नहीं हुए। आखिरकार चुनौती तो जूनियर चिझुयुन ने ही दी थी। अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए ये महत्वपूर्ण व्यक्ति स्वयं उपस्थित नहीं हुए। हालांकि वे स्वयं उपस्थित नहीं हुए, इसका मतलब यह नहीं था कि वे मामले पर ध्यान नहीं दे रहे थे। वास्तव में युद्ध का परिणाम ही सम्राट लुओ को चिंतित करने के लिए काफी था। आखिरकार यह मामला न केवल लुओ वंश की प्रतिष्ठा से संबंधित था, बल्कि इसका संबंध आनंदमय वर्षा स्वामी के शिष्यों की भर्ती से भी था। इस समय लुओ वंश के शाही महल में एक स्क्रीन स्थापित थी। यह दक्षिणी सुनसान पहाड़ी मैदानों में घटित हो रही हर घटना को प्रदर्शित कर रही थी।
सम्राट लुओ अपने सिंहासन पर बैठे हुए गंभीर भाव से इसे देख रहे थे। सम्राट लुओ के बगल में विभिन्न मंत्री और शाही परिवार के सदस्य मौजूद थे जो प्रक्षेपण को ध्यानपूर्वक देख रहे थे। परिणाम चाहे जो भी हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि विजेता फेलिसिस रेनलॉर्ड का शिष्य बनेगा, लेकिन हारने वाला निश्चित रूप से उसका शिष्य बनने की सारी उम्मीदें खो देता था। फेलिसिस रेनलॉर्ड एक हारे हुए व्यक्ति को अपना शिष्य क्यों स्वीकार करेंगे? ठीक उसी क्षण भीड़ में एक लाल आकृति चमक उठी। हाथ में भाला लिए ची झुयुन सुनसान मैदानों के ऊपर प्रकट हुआ। ची झुयुन की आंखें लाल थीं और उसके पीछे पकड़े हुए भाले की लंबाई 9 फुट 9 इंच थी। वह ठंडी रोशनी की एक चमक से जगमगा रहा था। हालांकि वह साधारण दिख रहा था, लेकिन ची झुयुन ने खाली जगह की ओर चलते हुए सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। वह ची झुयुन है जिन्हें परम आनंदित वर्षा देवता द्वारा मान्यता प्राप्त है। जब तक वह पराजित नहीं हो जाता, उससे जुड़ा गौरव हम पर और भी बढ़ जाएगा। हम एक ही युद्ध से प्रसिद्ध हो जाएंगे। सुनसान मैदानों में एकत्रित हुए प्रतिभाशाली लोग आपस में चर्चा करते हुए गुनगुना रहे थे। हालांकि ची झुयुन को हराने का आकर्षण बहुत अधिक था, लेकिन सभी जानते थे कि उसे हराना बहुत मुश्किल था। दरअसल अधिकांश लोगों को ची झुयुन को हराने की उम्मीद नहीं थी। इस आयोजन में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके और सुर्खियों में बने रहकर वे गठबंधन का ध्यान आकर्षित कर लेंगे, भले ही वे आनंदमय वर्षा स्वामी का ध्यान आकर्षित करने में असफल रहे। ची झुयुन के प्रकट होने के बाद वह बिना कुछ बोले हवा में खड़ा रहा। इसी क्षण उसके बगल में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति प्रकट हुआ। अधेड़ उम्र का वह व्यक्ति काले रंग का चोला पहने हुए था और बेहद उत्साही दिख रहा था। वह ओरेकल फे साम्राज्य का राजदूत था जिसे लुओ कबीले में तैनात किया गया था, यू तियानफेन। ये यून को वह स्पष्ट रूप से याद था। जब सम्राट लुओ ने उन्हें बुलाया था तब यू तियानफेन सम्राट लुओ के बाद दूसरे स्थान पर सम्मान की कुर्सी पर बैठे थे। सब लोग, यू तियानफेन ने कहा, झुयुन की चुनौती केवल गठबंधन के युवा अभिजात वर्ग से मिलने के लिए थी, लेकिन हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इससे इतना हंगामा मच जाएगा। आप सभी के यहाँ इकट्ठा होने से हमने वाकई सबको परेशान कर दिया है। यू तियानफेन ने मुस्कुराते हुए कहा, मानो वह माफी मांग रहा हो। हालांकि एक अंधा भी समझ सकता था कि वह इस सनसनीखेज परिणाम से संतुष्ट था। गठबंधन के युवा अभिजात वर्ग से मिलने का उसका क्या मतलब है? साफ है कि वह हमसे ऊपर उठने के लिए हमें कुचलना चाहता है। किसी ने मन ही मन बुदबुदाया। यू तियानफेन वाकई बहुत बेशर्म था। यू तियानफेन ने लोगों के मन में चल रही बातों को अनसुना कर दिया। उन्होंने आगे कहा, आज दक्षिणी सुनसान पहाड़ी मैदानों में इतने सारे लोग मौजूद हैं, आप में से कुछ सच्चे योद्धा और फीनिक्स हैं, लेकिन कुछ ढोंगी भी हैं। किसी भी आम आदमी को झुयुन को चुनौती देने की अनुमति देना असंभव है। न ही उसके पास ऐसा करने के लिए समय और प्रयास है। चुनौती देने वाला व्यक्ति केवल झुयुन तक ही सीमित नहीं होगा। मेरे ओरेकल फे साम्राज्य के अलावा सभी गुट एक दूसरे से मुकाबला करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन 2 शर्तें हैं। हर व्यक्ति को असफल होने का केवल एक ही मौका मिलता है। असफल होने पर उन्हें दोबारा लड़ने की अनुमति नहीं है। और दूसरी बात, हर गुट से केवल एक ही व्यक्ति झुयुन को चुनौती दे सकता है, इससे अधिक नहीं। यू तियानफेन की आवाज दक्षिणी सुनसान पहाड़ी मैदानों में गूंज उठी और जब सभी ने इसे सुना तो वे भौहें चढ़ा बैठे। यू तियानफेन खुद को क्या समझता था? उसका मतलब किसी अनजान व्यक्ति या धोखेबाजों से क्या था? हालांकि उसने स्पष्ट रूप से किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन यह उन लोगों के लिए काफी अप्रिय था जो जानते थे कि उनमें इतनी हिम्मत नहीं है। वह तो केवल ओरेकल फे साम्राज्य का राजदूत था। अगर फेलिसिस रेनलॉर्ड ओरेकल फे साम्राज्य के शाही कुलपति का ऋणी न होता तो यू तियानफेन कुछ भी न होता। ची झुयुन को चुनौती देने के संदर्भ में दक्षिणी निर्जन पर्वतीय मैदानों में इतने सारे अभिजात वर्ग का एकत्रित होना स्पष्ट रूप से ची झुयुन की चुनौती के कारण ही था, लेकिन वे ची झुयुन को चुनौती देने के लिए नहीं आए थे। अब यू तियानफेन की बातों से ऐसा लग रहा था मानो हर कोई ची झुयुन को चुनौती देने के लिए कतार में खड़ा हो गया हो। ची झुयुन खुद को क्या समझता था? इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कि ची झुयुन अभी तक गठबंधन की युवा पीढ़ी में नंबर 1 व्यक्ति के रूप में स्थापित नहीं हुआ था। अगर वह नंबर 1 होता भी तो क्या यह संभव था कि तियान्या हाओये और देवीशी ये जैसी अभिमानी महिलाएं उसे चुनौती देने के लिए कतार में खड़ी हो? वे अपनी प्रतिष्ठा को ठेस नहीं पहुंचाना चाहेंगी। हम यहाँ क्या करते हैं इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। क्या आपको लगता है कि यह कोई मार्शल आर्ट प्रतियोगिता है? क्या आप इसके आयोजक हैं? आप यहाँ नियम क्यों घोषित कर रहे हैं? भीड़ में अफरा तफरी मची हुई थी और चीख पुकार मची हुई थी। साफ तौर पर उन्हें यू तियानफेन की बातों से कोई लेना देना नहीं था। अध्याय 933, आप ये यून है। देखते ही देखते हंगामा मच गया। यू तियानफेन इससे बेहद क्रोधित हो गया। पहले लुओ वंश के शाही महल में सम्राट लुओ उसके प्रति अत्यंत विनम्र थे, लेकिन यहाँ कुछ कनिष्ठ लोग उसका अनादर कर रहे थे। महान सम्राट लुओ की तुलना में ये कनिष्ठ लोग कुछ भी नहीं थे। हालांकि यू तियानफेन क्रोधित था, पर वह कुछ नहीं कर सका। सम्राट लुओ ने ओरेकल फे साम्राज्य को नाराज करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि फेलिसिस रेनलॉर्ड ओरेकल फे साम्राज्य का ऋणी था। फे फैंसम संप्रदाय के विरुद्ध गठबंधन में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होनी तय थी, लेकिन ये कनिष्ठ लोग इस बात को नजरअंदाज कर सकते थे। इसी क्षण ची झुयुन आगे बढ़ी। दरअसल यू तियानफेन, जिन्हें ओरेकल फे साम्राज्य में कुलीन उपाधि प्राप्त थी, लेकिन जिनकी प्रतिभा अपेक्षाकृत कम थी, ची झुयुन की तुलना में बोलने में उतना प्रभावशाली नहीं थे। ची झुयुन ने कहा, चाहे मैं तुम्हें चुनौती दूं या तुम सब मुझे, बात एक ही है। मुझे जरा भी परवाह नहीं। आज मैंने लड़ाई के लिए मंच तैयार किया है ताकि समय बर्बाद न हो और मैं हरगुट के सबसे ताकतवर व्यक्ति से लड़ूं। मुझे परवाह नहीं कि तुम किससे लड़ना चाहते हो, लेकिन आज मैं सिर्फ 4 लोगों से लड़ूंगी। तियान्या हाओये, राजकुमारी श्वेत लोमड़ी, राजकुमारी बैंगनी आत्मा, देवी शी ये। ची झुयुन ने सीधे तौर पर 4 लोगों का नाम लिया और वे संयोगवश चारों प्रमुख गुटों में से प्रत्येक से थे। वे लगभग सबसे शक्तिशाली थे।
तुम अकेले ही हम चारों से लड़ना चाहते हो? तियान्या हाओयुए ने उपहास उड़ाते हुए कहा। ची जुइयुन, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन अगर तुम अकेले ही 4 से लड़ना चाहते हो तो क्या तुम हद से ज्यादा घमंड नहीं कर रहे हो? तियान्या हाओयुए एक स्वाभिमानी व्यक्ति था। वह खुद को ची जुइयुन से कमतर नहीं समझता था। बाकी 3 प्रतिभाशाली लोगों के साथ मिलकर ची जुइयुन का मुकाबला करना तियान्या हाओयुए को मंजूर नहीं था। आखिरकार अगर वह ची जुइयुन को हरा भी देता तो भी यह गर्व करने लायक बात नहीं होती और न ही उसे फेलिसिट्स रेनलॉर्ड की उपाधि मिलती। ची जुइयुन ने तियान्या हाओयुए को एक नजर देखा और कहा, लड़ाई करना या न करना तुम्हारी मर्जी है। मैं तुम चारों में से किसी से भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। ची जुइयुन, यह मत सोचो कि तुम गठबंधन की युवा पीढ़ी के केंद्र हो और सब तुम्हारे इर्द गिर्द घूमते हैं। मैं तो चाहती हूँ कि सब मुझे चुनौती दें। तियान्या हाओयुए ने ठंडे लहजे में कहा, मेरा मानना है कि हमें कुछ और लोगों को चुनना चाहिए, कुल मिलाकर 8 या 16 लोग। हम में से हर कोई मुकाबला करेगा। जीतने वाले को अगले मुकाबले का मौका मिलेगा और हारने वाले को अपना स्थान छोड़ना होगा। तियान्या हाओयुए द्वारा प्रस्तावित नियम को बड़ी संख्या में लोगों की स्वीकृति मिली थी। ऐसे मुकाबले में कोई भी आकर्षण का केंद्र नहीं था। यह पूरी तरह से निष्पक्ष टूर्नामेंट था और इससे ची जुइयुन को कोई खास फायदा नहीं होता। ची जुइयुन ने हल्की सी आह भरी और कहा, अगर आप चाहें तो 8 ही रखिए। बहुत ज्यादा लोग होने से तो बस समय की बर्बादी होती है। अगर सिर्फ 5 लोग होते तो युद्ध का क्रम तय करना मुश्किल होता। 3 विकल्प ढूंढने से 8 लोगों के बीच लड़ाइयों का बंटवारा करना आसान हो जाता। हालांकि ची जुइयुन ने घमंड से यह कहना जारी रखा कि यह समय की बर्बादी है, जिससे दूसरों का गुस्सा भड़क उठा। वरिष्ठ भाई हाओयुए, आइए हम भी इस अभियान में शामिल हों। मैं देखना चाहता हूं कि ची जुइयुन इतना प्रभावशाली क्यों है कि वह इतना घमंडी हो रहा है। विश्व सीमांत संप्रदाय में एक शिष्य ने कहा। उनका नाम तियान यापिंग था। वे निश्चित रूप से वर्ल्ड मार्जिन सेक्ट के प्रमुख व्यक्तियों में से एक थे। हालांकि विकल्प बनना सुनने में सुखद नहीं लगता था, फिर भी उन्हें युद्ध में भाग लेने का अवसर तो मिल ही रहा था। कई लोग ऐसा करना चाहते थे, लेकिन इस स्थिति में एक नई समस्या खड़ी हो गई। 5 गुट मौजूद थे, लेकिन विकल्प के लिए केवल 3 ही स्थान थे। यदि प्रत्येक गुट एक व्यक्ति का चयन करता तो 2 अतिरिक्त लोग हो जाते। इसी क्षण ची जुइयुन ने फिर कहा, प्रत्येक गुट से एक व्यक्ति का चयन करो, 5 के बीच लड़ाई कराओ और 3 स्थानों का फैसला करो। इतना कहने के बाद ची जुइयुन ने एक शब्द भी नहीं बोला। भीड़ ने भी सहमति में सिर हिलाया। लुओ हुआ ने ये यून की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, छोटी यून, तुम्हारे लिए तो वाकई बहुत बुरा हुआ कि तुम्हें स्थानापन्न शिक्षक बनना पड़ा। लुओ हुआ द्वारा उपहास किए जाने पर ये यून ने असहाय होकर अपनी ठुड्डी सहलाई। वह केवल एक विकल्प बनकर रह गया। लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं में अंत तक भाग न लेने के लिए वह केवल खुद को ही दोषी ठहरा सकता था। इसी कारण वह लुओ डिवाइन हॉल की अंतिम रैंकिंग में भी शामिल नहीं हो पाया। अन्य गुटों को लुओ कबीले और व्हाइट फॉक्स कबीले के प्रतिभाशाली लोगों को समझने के लिए वे पहले रैंकिंग देखते थे, इसलिए यह आम बात थी कि वे उनके नाम से अनजान थे। ये यून लुओ वंश का प्रतिनिधित्व कर रहा था और उसका दूसरा स्थान प्राप्त करना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। यहाँ तक कि प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट भी इससे असहमत नहीं होता। इसी के साथ नामों की सूची तय हो गई। 5 गुटों से चुने गए दूसरे व्यक्ति क्रमशः लुओ कबीले के ये यून, वर्ल्ड मार्जिन सेक्ट के तियान यापिंग, ओरेकल फे एम्पायर की डेमनगल, व्हाइट फॉक्स कबीले की नोगेंग और इटर्नल इवेंटाइट सी की यही थे। ये 5 लोग 3 पदों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। ओह, तो आप ये यून हैं और आप राजकुमारी पर्पल स्पिरिट हैं। चाय की दुकान पर ये और इटर्नल इवेंटाइट सी के 2 शिष्य, जिनकी जीभ जल गई थी, आखिरकार ये यून और लुओ हुआ एर की असली पहचान जान गए। उन्हें जरा भी उम्मीद नहीं थी कि उनका सामना लुओ हुआ एर से होगा, जो लुओ वंश में सर्वोच्च स्थान पर थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि अग्नि तत्व संबंधी नियमों में उनकी दक्षता इतनी प्रभावशाली स्तर तक पहुंच गई थी। एक साधारण अग्नि तत्व से युक्त मंत्र को उन्होंने रहस्यमय तरीके से पी लिया था, जिसके परिणामस्वरूप उनकी जीभ जल गई थी। अब फ्यूचर एड्स दिलचस्प। ये ने यून और लुओ हुओ एर की ओर देखा। लुओ हुओ एर प्रथम श्रेणी में था। युद्ध के लिए योग्य 3 व्यक्तियों में से एक बनने से पहले ये को लुओ हुओ एर को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं था। जहां तक ये यून की बात है, उसे उसके विरुद्ध लड़ने का पूरा भरोसा था। ये इटर्नल इवेंटाइट सी में प्रसिद्ध था। वास्तव में ये लुओ हुआ जैसी शख्सियत से भी मुकाबला करने के लिए उत्सुक था। तो क्या हुआ अगर वह लुओ कबीले की सबसे प्रतिभाशाली सदस्य थी? उसके जन्मस्थान की आबादी केवल कुछ मिलियन थी, फिर भी इटर्नल इवेंटाइट सागर कई बड़े गुटों के बराबर माना जाता था। उसके कबीले के लोगों की प्रतिभा का स्तर इतना ऊंचा था कि अन्य गुट उसकी बराबरी नहीं कर सकते थे। भले ही अंत में वह लुओ हुआ एर को हराने में असफल हो जाए, यही का मानना था कि लुओ हुआ एर की तुलना में वह बहुत कमजोर नहीं होगा। चूंकि तुम ये यून हो तो ये बिल्कुल सही है। पहला युद्ध हम पर छोड़ दो। आशा है कि तुम मुझे ज्यादा निराश नहीं करोगे। ये ने इतना कहते ही छलांग लगाए और युद्ध क्षेत्र की ओर उड़ गया। वरिष्ठ भाई ये उस बदमाश को ऐसा सबक सिखाओ जो कभी भुलाया न जा सके। उसे बुरी तरह मारो, उसे इतना पीटो कि उसके माता पिता भी उसे पहचान न सके। ये के पीछे लुओ हुआ एर द्वारा प्रताड़ित किए गए 2 इटर्नल इवेंटाइट शिष्यों ने लाल चेहरे के साथ कहा। हालांकि उनकी जीभ जलने के कारण उनकी बातें अस्पष्ट और कुछ हद तक हास्यास्पद सुनाई दे रही थीं। वे ये यून और लुओ हुओ एर से बेहद नफरत करते थे। वे लुओ हुओ एर को नाराज नहीं कर सकते थे, लेकिन ये उनसे बदला ले सकता था। ये को अखाड़े के मंच पर पहुंचते देख ये यून बहुत धीमी गति से उसके पीछे पीछे चली। प्रतिभाओं की इस प्रतियोगिता में ये यून खुद को भी एक विशेषज्ञ मानता था, लेकिन उसे स्थानापन्न के रूप में भेजा गया था। इसके अलावा आमतौर पर विशेषज्ञ फाइनल में पहुंचते हैं और केवल अंतिम कुछ मुकाबलों में ही दिखाई देते हैं, लेकिन अब वह पहला खिलाड़ी था जो मैदान में उतर रहा था।
वह पूरी तरह असमंजस में था। जैसे ही ये यून अखाड़े के मंच पर उतरी, मंच के चारों ओर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। ये लुओ कबीले का मूल निवास स्थान था। दक्षिणी निर्जन पर्वतीय मैदानों में रहने वाले अधिकांश लोग लुओ कबीले से ही थे। लुओ वंश में ये यून की लोकप्रियता लुओ हुआर के बाद दूसरे स्थान पर थी। लुओ वंश के शिष्यों द्वारा ये यून को दी जाने वाली यह मान्यता इस बात से बहुत कम संबंधित थी कि ये यून ने लुओ दिव्य हॉल की परीक्षाएं उत्तीर्ण नहीं की थी। तुम्हें जो जयकारे मिल रहे हैं वे तो काफी जोरदार हैं। लगता है तुम लुओ कबीले में काफी लोकप्रिय हो। ये ने लापरवाही से कहा, मानो वह लुओ कबीले के जयकारों को तुच्छ समझ रहा हो। यही उसका इटर्नल इवेंटाइट कबीले पर भरोसा था। अध्याय 934। मैं हाल ही में बहुत ही गुमनाम रहा हूँ। मेरी वो बहन सचमुच वहां है। दक्षिणी सुनसान पहाड़ी मैदानों में अस्थायी सम्मान स्थल बने हुए थे। राजकुमार क्रिम्सन फर्मेंट बाय यूएकिंग, देवी शीये और उनके साथी इन सम्मान स्थलों पर बैठे थे। लुओ हुआ को स्वाभाविक रूप से वहां बैठने का अधिकार था, लेकिन उसने भीड़ में घुलमिल जाने का फैसला किया था। भाई चुयुन, कहा जाता है कि आपकी प्रतिभाओं को पहचानने की अच्छी क्षमता है। आपके विचार से ये यून और ये के बीच होने वाली लड़ाई का परिणाम क्या होगा? प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट ने पूछा। प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट के बगल में चु यूनजियान बैठा था। हालांकि वह चिझुयुन से हार गया था, लेकिन किसी ने भी उसका अपमान नहीं किया। चु यूनजियान ने कहा, महामहिम, मेरी आंख के बारे में कही जा रही बातें महज अफवाहें हैं, जो दूसरों द्वारा उसकी तारीफ करने के कारण फैली हैं। मैं कई बार गलत साबित हुआ हूं, लेकिन इस बार अटकलें लगाने की कोई गुंजाइश नहीं है। नतीजा यही होगा कि ये यून की जीत होगी। हालांकि चु यूनजियान को ये की ताकत का अंदाजा नहीं था, लेकिन ये यून की ताकत स्पष्ट थी। इटर्नल इवेंटाइट सी का दूसरा सबसे ताकतवर व्यक्ति ये यून जैसे असाधारण व्यक्ति को हराना चाहता था। यह तो बेहद असंभव था। ओह, अटकलबाजी के लिए कुछ खास नहीं। एक महिला की आवाज सुनाई दी। प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट के बगल में काले बालों और बैंगनी पुतलियों वाली एक बेहद खूबसूरत महिला बैठी थी। उसका माथा और गर्दन धातु के आभूषणों से सजे थे। वहां बैठी हुई वह मानो अंधकार का स्रोत प्रतीत हो रही थी, जिससे वह दूरस्थ और रहस्यमय लग रही थी। वह शाश्वत संध्या वंश की देवी थी, शीये। लुओ वंश का दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति और इटर्नल इवेंटाइट वंश का दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति लगभग एक ही स्तर पर थे। फिर भी कहा जाता था कि उनके बीच अटकलबाजी करने के लिए कुछ खास नहीं है। कितना घमंड है, देवी शीये ने ठंडे स्वर में कहा। तुम्हारे लुओ और श्वेत लोमड़ी वंश में उथल पुथल एक अकेले चिझुयुन की वजह से मची। ऐसी बातें कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है? अगर तुम चिझुयुन को हरा सकते थे तो हमारे यहाँ होने की क्या जरूरत थी? इटर्नल इवेंटाइट वंश लाखों लोगों के साथ शक्ति में लुओ वंश को टक्कर देने में सक्षम था, और शीये इटर्नल इवेंटाइट वंश की देवी थी। इसलिए जब चु यूनजियान ने इटर्नल इवेंटाइट सागर को नीचा दिखाने वाली बातें कही तो वह स्पष्ट रूप से नाराज हो गई। तुम जरूर चु यूनजियान होगे। दाओ मैनिफेस्टेशन क्षेत्र के योद्धा होकर भी तुम चिझुयुन से पराजित हुए, जो कि दाओ मैनिफेस्टेशन क्षेत्र का आधा चरण का योद्धा है। फिर भी यहाँ टिप्पणी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? देवी शीये ने स्पष्ट शब्दों में कहा। चु यूनजियान चुप हो गया। अपने से निचले स्तर के व्यक्ति चिझुयुन से पराजित होना वास्तव में उसके जीवन पर एक धब्बा था, जिसे वह नकार नहीं सकता था। ... इस समय युद्ध क्षेत्र में ये यून और ये एक दूसरे से 1000 फीट की दूरी पर थे। मंच के चारों ओर लुओ कबीले के योद्धाओं की जय जयकार गूंज रही थी। ये यून, उस इटर्नल इवेंटाइट सी के बदमाश से छुटकारा पाओ। ये यून की जीत पक्की है। दर्शक दीर्घा में सभी योद्धा थे, इसलिए उनकी चीखें इतनी तेज थी कि कान बहरे हो रहे थे। ये ने उन्हें सुनकर भौहें चढ़ाईं। लड़ाई शुरू होने से पहले ही भीड़ ने उसका अपमान किया था, जिससे वह बहुत नाराज हो गया। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कुछ परी जैसे प्राणी तुम्हारे जैसे इंसान के लिए जय जयकार करेंगे। खैर, जय जयकार का कोई फायदा नहीं। लड़ाई का नतीजा ताकत पर निर्भर करता है। एक इंसान, क्या तुम इंसान नहीं हो? हाथ में तलवार लिए ये यून ने ठंडे लहजे में ये को देखा। 10,000 परियों के स्वर्ग में मनुष्य पहले से ही बहुत कम थे। वे अकेले और शक्तिहीन थे, इसलिए उन्हें एकजुट होकर एक साथ आगे बढ़ना जरूरी था। हालांकि मनुष्य होने के बावजूद केवल आंखों का रंग अलग होने के कारण शाश्वत संध्या सागर ने अन्य मनुष्यों से एक रेखा खींच दी थी, मानो मनुष्य कहलाना ही उनके लिए अपमान हो। हमारी तुलना तुम लोगों से मत करो। हम ईश्वर की चुनी हुई जाति हैं, जबकि तुम त्यागी हुई जाति हो। तुच्छ मनुष्यों के लिए एक प्रतिभाशाली व्यक्ति पैदा होने की संभावना 10 अरब में 1 से भी कम होती है, जो हमसे लाखों गुना कमतर है। तुम श्रेष्ठ लोगों में से एक हो, सौभाग्य से तुम्हें ये पद प्राप्त हुआ है। हालांकि ऐसे मनुष्य भी कहीं अधिक तुच्छ हैं। 100 वर्ष से भी कम जीवन काल वाले ये मनुष्य चींटियों से कम नहीं है। ये के बोलते ही उसने 2 काली तलवारें निकाली। दोनों तलवारें पंखों के जोड़े जैसी दिख रही थी। पब फ्यूचर एड्स। ये यून ने धीरे धीरे अपनी तलवार समेटना शुरू कर दिया। हीन, तुच्छ, चींटियां। ये यून ने सिर हिलाया। तुम और मनुष्य एक ही वंश से आए हो, लेकिन मनुष्यों को तुम इस नजरिए से देखते हो। जब ये ने यून का उपहास सुना तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने ठंडे लहजे में कहा, क्या तलवार को दूर रखकर तुम हार मानने की योजना बना रहे हो? हार मान लेना? नहीं, मैं तो बस अपना हथियार बदलने की सोच रहा हूँ। मुझे लगता है कि तलवार से तुम्हारा मुकाबला करना बहुत नरमी होगी। ये यून बोलते ही अपने अंतरस्थानिक वलय से धातु का एक आयताकार टुकड़ा निकाला। यह एक आयताकार मोहर थी, जिसका नाम स्वर्ग उथल पुथल मोहर था। ताया दिव्य नगरी में ये यून ने नौसिखिए रैंकिंग प्रतियोगिता में भाग लिया था और उसने स्वर्ग उथल पुथल मोहर का इस्तेमाल हथियार के रूप में किया था। उस समय ये यून अपनी शक्ति को कुशलतापूर्वक नियंत्रित करने में असमर्थ था।
उसे डर था कि वह अपनी तलवार से अपने प्रतिद्वंद्वी को मार डालेगा, लेकिन समय बीतने के साथ ये उनकी ऊर्जा नियंत्रण क्षमता बढ़ती गई, इसलिए स्वर्ग उथल पुथल मोहर का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं रही। वह है, ये ने भौहें चढ़ाई। उसे महसूस हुआ कि ये द्वारा निकाला गया आयताकार धातु का टुकड़ा एक पूर्व निर्मित मोहर थी। हालांकि जिस सामग्री से यह मोहर बनी थी वह बेहद घटिया थी। इसके अलावा इसकी सतह पर खुदे हुए अक्षर भी बेहद खराब गुणवत्ता के थे। इसे ईंट कहते हैं। तुम्हारे लिए इतना काफी होना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं आजकल बहुत ही शांत रही हूँ, जिसकी वजह से मुझे विकल्प के तौर पर चुना गया है। मेरे लिए मंच पर आना आसान नहीं था और अब मेरे सामने बेतरतीब बिल्लियां और कुत्ते रो रहे हैं। ये यून ने आलस भरे लहजे में कहा। वह पहले से ही फेलिसिट रेनलॉर्ड का शिष्य बनने और उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए दृढ़ संकल्पित था, इसलिए ये स्वाभाविक था कि वह अब और छिपकर नहीं रह सकता था। तुमने क्या कहा? ये की आंखों में एक ठंडी चमक कौंध गई। तुम मौत को दावत दे रहे हो? ये क्रोधित हो उठी। किसी इंसान की हिम्मत कैसे हुई उसे इस तरह अपमानित करने की? उस इंसान को तो ये भी नहीं पता था कि मृत्यु शब्द कैसे लिखा जाता है। विंग, ये की तलवारें हवा को चीरते हुए गर्जना कर उठी। तलवारों से हजारों किरणें निकली जिन्होंने चारों ओर का वातावरण भर दिया। कृपाण क्षेत्र। कृपाण क्षेत्र कृपाणों के दाव क्षेत्र का दूसरा नाम था। कृपाण दाव भी दाव के प्रकारों में से एक था। ये यिन यांग और अंतरिक्ष समय से कमतर था, लेकिन 5 तत्वों से कमजोर नहीं था और इसे तलवार दाव के बराबर दर्जा प्राप्त था। ये को भी अपने स्वयं के एक दाव डोमेन की अंतर्दृष्टि प्राप्त हो गई थी। इस दृश्य को देखकर लुओ कबीले के दर्शकों के दिल दहला गए। सचमुच शाश्वत संध्या सागर के दूसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनना उनमें कुछ असाधारण बात थी। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए यह बहुत दुर्लभ था जिसने दाव अभिव्यक्ति के क्षेत्र तक पहुंचने से पहले ही दाव डोमेन में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर ली हो। मुझे दाव डोमेन की उम्मीद नहीं थी। बेहतर होगा कि यून अपने प्रतिद्वंदी को कम न समझे। अगर वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करे तो वह जीत जाएगा। लुओ कबीले के दर्शक यून को लेकर काफी आश्वस्त थे। हालांकि यून का हथियार बदलने का कोई इरादा नहीं दिख रहा था। उफ, यून ये के कृपाण डोमेन से घिरा हुआ था। अपने हाथ में हेवन अफेवल सील लिए यून स्थिर खड़ा रहा और उसने कृपाण क्षेत्र को उसे घेरने दिया। चा 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 यून के चारों ओर कृपाण की किरणें दौड़ने लगी और उसकी सुरक्षात्मक युआंची पर वार करने लगी। क्या ये तुम्हारा दाव डोमेन है? यून ने बेपरवाही से कहा। उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। दाव डोमेन के अलग अलग स्तर होते हैं। ये का दाव डोमेन 11 साल पहले की राजकुमारी व्हाइट फॉक्स के दाव डोमेन से कमजोर था और चिझुयुन के दाव डोमेन से तो उसकी तुलना करना बहुत मुश्किल था। और 11 साल पहले यून को फिर रिफाइनिंग रॉक सरनी में 9 पूंछ वाले सफेद लोमड़ी के 9 पूंछ वाले दाव डोमेन द्वारा घेर लिया गया था और वह इसे जबरदस्ती तोड़ने में सक्षम था। अब तो और भी ज्यादा। ये तुम्हें मारने के लिए काफी है। ये ने अपनी तलवारों का इस्तेमाल तलवारों की किरणों के साथ तालमेल बिठाकर हमला करने के लिए किया। तलवारों के क्षेत्र में मौजूद सभी तलवार किरणें एक साथ मिलकर ही उन पर वार करने लगी। हालांकि तलवार की किरण उस पर पड़ने से पहले ही ये उनके हाथ में मौजूद स्वर्ग उथल पुथल मोहर के बीचों बीच एक सुनहरा चिन्ह चमक उठा। यह उन चिन्हों में से एक नहीं था जो मूल रूप से स्वर्ग उथल पुथल मोहर पर खुदे हुए थे, बल्कि यह अस्तित्व के 10,000 दानव चक्र से संबंधित चिन्ह था। 11 साल पहले यून 10,000 दानव अस्तित्व चक्र के प्रतीकों को 100 उड़ने वाली तलवारों पर उकेरने में सक्षम था। इसलिए अब स्वर्ग उथल पुथल मोहर में एक प्रतीक डालना और भी आसान था। धमाका। जैसे ही स्वर्ग उथल पुथल की मोहर ये की ओर तेजी से गिरी, वह प्रतीक चिन्ह दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा। यह प्रहार ये पर लक्षित नहीं था, बल्कि उसकी तलवार पर लक्षित था। तलवार के सामने ईंट। एक तरफ यह एक ऐसा तलवार का प्रहार था जिसने पूरे दाव डोमेन को संघनित कर लिया था। इसमें ये की तलवार दाव की सारी अंतर्दृष्टि समाहित थी और दूसरी तरफ ये संदिग्ध गुणवत्ता की एक धातु की ईंट थी। लेकिन टक्कर ऐसी थी मानो कोई उल्कापिंड जमीन से टकराया हो। चटकने की आवाज। एक ईंट ने शून्य को चीर दिया। लोग स्पष्ट रूप से शून्य में एक विशाल दरार खुलते हुए देख सकते थे। उस दरार में ऊर्जा अनियंत्रित रूप से प्रवाहित हो रही थी। 12 दिव्य स्वर्गों का शून्य अत्यंत दृढ़ था। स्वर्ग आरोहण स्तर के योद्धाओं के लिए उस शून्य को भेदना असंभव था और यून भी इसका अपवाद नहीं था। इस प्रकार जो टूटा वह शून्य नहीं था, बल्कि ये का कृपाण क्षेत्र था। एक कृपाण क्षेत्र जिसे अभी अभी प्रकट किया गया था। ये उनकी ईंट के एक ही प्रहार से बलपूर्वक चकनाचूर हो गया। पा 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 दाव डोमेन के बड़े बड़े हिस्से एक के बाद एक चकनाचूर हो गए, साथ ही अनगिनत कृपाण किरणें भी बिखर गईं। हालांकि स्वर्ग उथल पुथल मोहर ने अपनी शक्ति नहीं खोई, वह अजेय बनी रही। धत्तेरे की ये की अंतिम कृपाण किरण यून के प्रहार से हवा में उड़ गई। अपार युवांची से लिपटी हुई भारी स्वर्ग उथल पुथल मोहर ये के माथे के ऊपर प्रकट हुई। पेंग। चारों ओर खून के छींटे फैल गए जब सलीके से कपड़े पहने, चेहरे पर क्षत विक्षत निशान वाले ये उनकी ईंट से कांपते हुए रह गए। उनकी दृष्टि धुंधली हो गई और उनका दिमाग सुन्न पड़ गया, मानो ये उनने उनके आसपास की दुनिया से सब कुछ जबरदस्ती छीन लिया हो। क्या हो रहा है? ये के पैर कमजोर पड़ गए। उसने अपने शरीर को स्थिर रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन अंततः वह धीरे धीरे गिर पड़ा। अनुवादक का नोट: मैंने इस अध्याय के लिए सीसी से विशेष अनुरोध किया था, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। अध्याय 935 लुओ हुए की बारी। ये यून की ईंट के उस एक प्रहार ने अस्तित्व के 10,000 दानव चक्र के नियमवाचक चिन्ह को संघनित कर दिया था। उसमें समाहित युआंची के साथ मुट्ठी भर मिट्टी भी दिव्य धातु जितनी कठोर वस्तु में परिवर्तित हो सकती थी। यद्यपि स्वर्ग उथल पुथल मोहर एक निम्न स्तर पर निर्मित हथियार था, फिर भी इसकी निम्न गुणवत्ता वाली सामग्री ने ये उनके हमले को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं किया।
ईंट के जोरदार प्रहार से सीधे उसके माथे पर चोट लगी, जिससे ये की सुरक्षात्मक युवांची चकनाचूर हो गई। उसका शरीर इस हमले को सहन नहीं कर सका। इटर्नल इवेंटाइट कबीले के लोग आखिरकार इंसान ही थे। इंसानों की तरह उनका शारीरिक शरीर ही उनकी कमजोरी थी। अगर ये यून ने आखिरी क्षण में कुछ शक्ति बचाकर न रखी होती तो ये को और भी गंभीर चोटें लिखती। यह बस यूं ही खत्म हो गया। इटर्नल इवेंटाइट सी के शिष्य न केवल अचंभित थे, बल्कि ये उनका समर्थन कर रहे लुओ कबीले के शिष्य भी उसी तरह सदमे में थे। उनके सामने का दृश्य उनकी कल्पना से परे था। वे दोनों समान शक्ति वाले गुटों में दूसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे, लेकिन शक्ति में अंतर बहुत अधिक था। एक ही वार से जीत पक्की हो गई, एक पल में हार। दक्षिणी निर्जन पर्वतीय मैदानों का पूरा इलाका लाखों योद्धाओं से भरा हुआ था। इनमें से अधिकतर लुओ कबीले के निवासी थे। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद वे अचानक ऐसे जयकारे लगाने लगे जैसे कोई भयंकर भूस्खलन या सुनामी आ गई हो। ये यून, ये यून, ये यून। पूरे जंगल में गरजती हुई जयकार गूंज उठी, इतनी तेज की कान बहरे हो गए। पिछले कुछ दिनों से लुओ कबीले के नागरिकों को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। 12 दिव्य लोकों में शक्ति ही सब कुछ थी। शक्ति से ही सम्मान, प्रतिष्ठा और मान सम्मान प्राप्त होता था, चाहे वह व्यक्ति हो या कोई बड़ा समूह। कुछ दिन पहले ची झुयुन ने लुओ कबीले पर विजय प्राप्त करने की घोषणा की थी और उसने युद्ध में चू युनजियान को भी पछाड़कर उसे हरा दिया था। लुओ हुओ एर ही पूरे लुओ कबीले में एकमात्र ऐसी व्यक्ति थी जो संभवतः ची झुयुन का मुकाबला कर सकती थी, लेकिन यह मात्र एक संभावना ही थी। अब फ्यूचर एड्स, यहाँ तक कि लुओ वंश के सदस्य या लुओ हुआ एर के प्रशंसक भी लुओ हुआ एर और ची झुयुन के बीच लड़ाई में कौन जीतेगा ये तय करने का साहस नहीं करते थे। और इसी पृष्ठभूमि में स्थिति इस प्रकार विकसित हुई कि इटर्नल इवेंटाइट सी और वर्ल्ड माजिन सेक्ट यहाँ आ गए। वे लुओ कबीले में प्रसिद्धि पाने के लिए आए थे और उनका इरादा फेलिसिट स्वेन लॉर्ड के शिष्यों को भर्ती करना था। इटर्नल इवेंटाइट सी के सदस्य बेहद अहंकारी थे, इसलिए पिछले कुछ दिनों में दक्षिणी सुनसान पहाड़ी मैदानों में लुओ कबीले के नागरिकों और इटर्नल इवेंटाइट सी के शिष्यों के बीच कई संघर्ष हुए। इटर्नल इवेंटाइट सी के कई शिष्यों ने घोषणा की कि लुओ कबीला ची झुयुन का सामना नहीं कर पाएगा, वे उसे पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। लुओ कबीले के नागरिकों को स्वाभाविक रूप से ठेस पहुंची, लेकिन आज सहजता और जोश से भरे युद्ध में ये के खिलाफ ये यून की जीत ने अंततः लुओ वंश को न्यायसंगत साबित कर दिया। ये यून के लिए जयकारे जारी रहे और ऐसा लग रहा था कि वे और भी बढ़ते जा रहे हैं। भाइयों, जितना जोर से हो सके चिल्लाओ। देखते हैं इटर्नल इवेंटाइट कबीले के वो कमीने कैसे घमंड करते रहे। हम उनके चेहरों पर तब तक थप्पड़ मारेंगे जब तक वो सूझ न जाए। भीड़ के बीच एक असाधारण रूप से शक्तिशाली योद्धा जोर जोर से चिल्ला रहा था। इस व्यक्ति की साधना का स्तर दाव अभिव्यक्ति के स्तर से भी ऊपर था और उसे वरिष्ठ पीढ़ी का योद्धा माना जाता था, लेकिन ऐसे सुखद अवसर को देखकर वह भी युवाओं की तरह ही उत्साहित था। ये कैसी पागलपन है, ये यून ने दिल से कहा। इस समय तक वह युद्ध क्षेत्र छोड़ चुका था। उसके सामने इटर्नल इवेंटाइट कबीले के सदस्य ये को मंच से उठाकर ले जा रहे थे। उसका माथा खून से लथपथ था और ये यून को देखते हुए उसका चेहरा बेहद कमजोर लग रहा था। इस लड़ाई ने ये को बहुत बड़ा झटका दिया। अगर वह हार भी जाता तो ठीक था, लेकिन वह एक साधारण इंसान से हारा था और उसके प्रतिद्वंदी का हथियार एक ईंट था। पराजित होने और ईंट से जोरदार प्रहार होने के बाद ये ने जीवन पर ही सवाल उठाना शुरू कर दिया। बेशक पागलपन तो होता ही है, लुओ हुआ ने जवाब दिया। योद्धाओं की दुनिया में हमारे पास भारी तबाही मचाने की शक्ति हो सकती है, लंबी उम्र हो सकती है और हम विलासितापूर्ण जीवन जी सकते हैं, लेकिन दबाव बहुत अधिक होता है। चाहे जीवन मरण की चुनौतियां हो या बड़े जोखिम भरे कारनामे या किसी भी क्षण किसी के हाथों मारे जाने का डर, ये सब हमें लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इन सभी दबावों के संचय को स्वाभाविक रूप से मुक्त होने का अवसर चाहिए होता है। उदाहरण के लिए ची झुयुन द्वारा युद्ध क्षेत्र निर्धारित किए जाने के बाद सभी लोग इस मनोरंजक लड़ाई को देखने के लिए यहाँ आते हैं। हालांकि वे स्वयं युद्ध में भाग नहीं ले सकते, लेकिन जीत उनके लिए किसी लड़ाई से कम नहीं है, क्योंकि इससे उनकी रगों में जोश भर जाता है। विशेष रूप से इटर्नल इवेंटाइट कबीले के दमन के बाद अचानक उत्साह और उमंग का भाव जागृत होता है। जब लुओ हुआ एर बोल रही थी तो उसने ये यून को अंगूठा ऊपर करके इशारा किया। उसकी रत्न जैसी उंगलियां बेहद खूबसूरत लग रही थी। ये सही है, उद्धरण चिन्ह। ये यून ने सिर हिलाया। योद्धाओं की दुनिया को छोड़ दे तो मनुष्यों की दुनिया में भी कई तरह के खेल हैं जो लोगों को आकर्षित करते हैं, जैसे बेसबॉल, फुटबॉल आदि। एक अभूतपूर्व फुटबॉल टूर्नामेंट में बड़ी संख्या में दर्शक और प्रशंसक आते हैं। ये लोग प्रतियोगिता के माहौल को चरम सीमा तक पहुंचा देते हैं, और ये तब होता है जब बहुत से लोग फुटबॉल खेलना भी नहीं जानते। इसके विपरीत मार्शल आर्ट की दुनिया में, जहां हर कोई मार्शल आर्ट जानता है, स्थिति और भी अलग हो जाती है। छोटे यून, तुम्हारी लड़ाई वाकई मुक्तिदायक है। मुझे ये बहुत ही अप्रिय लगता था। उसे घमंडी रहने दो, लेकिन ईंट से उसका काम तमाम कर दो। लुओ हुआ अभी भी अपने उत्साह में डूबी हुई थी, और इस समय सम्मान के पदों पर बैठे हुए प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट, बाय युए किंग, तियान्या हाओयुए, देवी शी ये और अन्य लोग भी ये यून को देख रहे थे। देवी शी ये का चेहरा उदास और गंभीर था। उन्होंने इतने आत्मविश्वास से बात की थी, लेकिन मैच के परिणाम को देखते हुए इसे करारी हार कहना अपर्याप्त होगा। ये जानते हुए भी कि देवी शी ये शर्मिंदा महसूस कर रही थी, राजकुमार क्रिम्सन फर्मेंट ने उन्हें और परेशान करने का कोई विचार नहीं किया। वास्तव में वह मिश्रित भावनाओं से ग्रस्त थे। एक ओर लुओ वंश ने इटर्नल इवेंटाइट वंश को करारा जवाब दिया था, जिससे उन्हें खुशी हुई, लेकिन दूसरी ओर ये यून लुओ हुआ के खेमे में था। एक तरह से देखा जाए तो वह उनका शत्रु था। उसका शत्रु जितना अधिक शक्तिशाली होता था, उतना ही वह उसके सिंहासन के लिए खतरा होता था, तो वह कैसे खुश रह सकता था। महामहिम, ऐसा लगता है कि मैंने ये यून को कमा का था। उसकी प्रतिभा मुझसे कहीं अधिक है।
11 साल पहले ऐसा प्रतीत होता है कि लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं में 5वें प्राचीन फी को हराने के लिए ये यून ने केवल एक रहस्यमय तकनीक का सहारा नहीं लिया था। प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट के बगल में चू यूनजियान ने आह भरी। ये यून, लुओ हुआर और राजकुमारी श्वेत लोमड़ी, ये तीनों ही ऐसी शख्सियतें थीं जिनके साथ एक ही युग में होने पर हीन भावना का अनुभव होता था। असाधारण प्रतिभा का धनी होने के बावजूद वह इन तीनों के दमन का शिकार था और सिर ऊंचा करने में असमर्थ था। ये को हराकर ये यून निस्संदेह 8 में सबसे शक्तिशाली में से एक साबित हुई। इसके बाद वर्ल्ड मार्जिन सेक्ट, व्हाइट फॉक्स कबीले और ओरेकल फे साम्राज्य को 3 में से 2 लोगों को चुनना था। लुओ कबीले के नागरिकों के लिए ये यून की लड़ाई की तुलना में ऐसी लड़ाई का महत्व कम था। जनता की नजर में तीनों विकल्प मात्र थे, बाकी तीनों तो बस संख्या पूरी करने के लिए थे। चाहे कोई भी लड़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे सबसे ज्यादा उत्सुकता से सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के बीच होने वाले मुकाबलों को देखने के लिए तत्पर थे। हालांकि किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि तीनों लोगों के मंच पर लड़ने के लिए आने से पहले लुओ हुआर मंच पर कदम रखने वाली पहली व्यक्ति होंगी। पिछली लड़ाई वाकई बहुत रोमांचक थी, तो मुझे भी इसमें हिस्सा लेने दीजिए। लाल रंग की लड़ाकू पोशाक पहने लुओ हुआर ने लापरवाही से कहा। ओह, सभी लोग हैरान थे। क्या लुओ हुआर मंच पर जाने वाली थी? लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी और विरोधियों का कोई निर्धारण नहीं हुआ था, लेकिन लुओ हुआर पहले ही मंच पर जा चुकी थी। देवी शीये, क्या आप ही हैं? लुओ हुआर ने दूर सम्मान के आसनों की ओर देखा। क्या आप यहाँ आकर मुझसे लड़ना चाहती हैं? लुओ हुआर को इस बात की परवाह नहीं थी कि विरोधियों का कोई निर्धारण हुआ है या नहीं। 8 लोगों में से उसे बस किसी का भी नाम पुकारना था और वह जिससे चाहे उससे लड़ सकती थी। अध्याय 936, बैंगनी आत्मा बनाम शीये। लुओ हुआर शीये से युद्ध करना चाहता था। सभी ने अपनी सांसें थाम ली। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि लड़ाई शुरू से ही इतनी भीषण होगी। उनका मानना था कि युद्ध में सर्वश्रेष्ठ योद्धा ही अंत में आमने सामने होंगे। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लुओ वंश सीधे इटर्नल इवेंटाइट सी के खिलाफ जाएगा। पहले ही यून ने येई को हराया था और अब लुओ हुआर देवी शीये से लड़ रही थी। लुओ कबीले के सदस्यों द्वारा दबाए गए क्रोध की पीड़ा, जो शाश्वत संध्या सागर द्वारा घोषित अहंकारी शब्दों से प्रज्वलित हुई थी, अंततः ऐसा महसूस हुआ जैसे वह पूरी तरह से बाहर निकल गई हो। राजकुमारी पर्पल स्पिरिट, राजकुमारी पर्पल स्पिरिट, राजकुमारी पर्पल स्पिरिट। लुओ कबीले के सदस्य जोर जोर से चिल्ला रहे थे। आखिरकार लुओ कबीले में लुओ हुआर की लोकप्रियता यून से कहीं अधिक थी। सम्मान की सीटों वाले स्टैंड में देवी शीये ने ठंडी फुफकार मारी और अपनी सीट से उड़ गईं। अचानक स्वर्ग का गौरव मानी जाने वाली 2 बेटियां, लुओ हुआर और शीये, युद्ध के मैदान में हजारों फीट की दूरी पर एक दूसरे के सामने खड़ी हो गईं। लुओ हुआर ने लाल रंग के कपड़े पहने थे, वह जलती हुई लौ जैसी लग रही थी। वहीं शीये की बात करें तो उसके काले बाल और पोशाक उसे अंधकार का स्रोत प्रतीत करा रहे थे। क्या तुम येई को हराकर लुओ वंश को मेरे इटर्नल इवेंटाइट वंश से श्रेष्ठ मान रहे हो? शीये की आवाज ठंडी बारिश की तरह लग रही थी जो सबके चेहरों पर पड़ रही हो। लुओ वंश इटर्नल इवेंटाइट वंश से श्रेष्ठ है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात सिर्फ इतनी है कि जो भी मुझे देखने में अप्रिय लगेगा मैं उसे पीट दूंगा, और संयोग से तुम उन्हीं में से एक हो जिनसे मुझे घृणा है। लुओ हुआर ने बहुत ही सहजता से बात की और इससे निस्संदेह शीये क्रोधित हो गया। इसी क्षण अचानक लुओ हुआर के हाथ में एक तलवार प्रकट हो गई। लाखों की संख्या में उपस्थित दर्शकों में से कुछ ही लोग ये समझ पाए कि तलवार लुओ हुआर के हाथ में कैसे आई। ऐसा लग रहा था मानो वह शुरू से ही तलवार को पकड़े हुए थी। तलवार की लंबाई लगभग 5 फुट से थोड़ी अधिक थी और वह बहुत पतली थी। ब्लेड का रंग हल्का लाल था और जब उसे म्यान से बाहर निकाला गया तो पतलेपन के कारण वह मुड़ गई। ब्लेड के मुख्य भाग से लेकर नोक तक वह एक वक्र बनाती थी जिससे वह लाल रिबन जैसी दिखती थी। एक नर्म तलवार। शीये की भौहें थोड़ी तन गईं। उसने कई नर्म तलवारें देखी थी, लेकिन ये पहली बार था जब उसने इतनी नर्म तलवार देखी थी जो स्वाभाविक रूप से मुड़ जाती थी। ऐसी तलवार का इस्तेमाल कैसे होता होगा? हालांकि शीये अभिमानी थी, उसने लुओ हुआर को नीचा नहीं दिखाया। शीये के पीछे एक विशाल, पूरी तरह से काले रंग का सांप प्रकट हुआ। जैसे ही वह शीये के कंधों की ओर रेंगने लगा, उसने धीरे धीरे अपने शरीर को कुंडली में लपेट लिया। काले सांप के शल्क धातु जैसे थे, जिनसे ठंडी चमक निकल रही थी, और उसके सिर पर एक सींग था। यह सांप अजगर में परिवर्तित होने की प्रक्रिया में था। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन सांप अनेक दिव्य विपत्तियों से बचकर अंततः अजगर में परिवर्तित हो जाते थे और एक सींग और 4 पंजे विकसित कर लेते थे। अभी शर्त लगाओ, ONS 777। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। AliExpress ऐप खोलें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। AliExpress ऐप खोलें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट। लोग थोड़े अचंभित रह गए। यह कोई संविदात्मक पशु नहीं बल्कि एक पहलू प्रतीक है। इटर्नल इवेंटाइट कबीले के सदस्य मनुष्य हैं। उनकी साधना प्रणाली उन्हें एक पहलू प्रतीक को परिष्कृत करने की अनुमति देती है। भीड़ में मौजूद एक शक्तिशाली व्यक्ति ने कहा। एक ऐसा एस्पेक्ट टोटेम जो बिल्कुल सजीव दिखता है। यह तो बिल्कुल असली अजगर जैसा है। आमतौर पर एस्पेक्ट टोटेम प्रेत छवियों की तरह दिखते थे, लेकिन शीये का एस्पेक्ट टोटेम एक वास्तविक जीवित प्राणी से बिल्कुल अलग नहीं दिखता था। उसी क्षण काला सांप शीये के शरीर में समाहित हो गया और उसकी एक हथेली से ऊर्जा की एक काली किरण निकली। यह फैलकर एक लंबी काली चाबुक का रूप ले लिया। काला सांप, काला चाबुक। इससे लोगों को यह अनुमान लगाने से नहीं रोका जा सका कि शीये के हाथ में मौजूद चाबुक काले सांप का ही एक परिष्कृत रूप था। इसी क्षण शीये हरकत में आए। उसने अपने चाबुक से प्रहार किया और चाबुक की चटकने की आवाजों की एक श्रृंखला के साथ हजारों चाबुक की परछाइयां लुओ हुआर को घेरने लगी। मैंने शाश्वत संध्या सागर में सर्वोच्च शासन किया है। जो कोई भी गति के मामले में मुझसे मुकाबला करने में विफल रहता है, उसे मुझसे लड़ने का कोई अधिकार नहीं है।
कोड़े और शरीर को एक कर लेने के साथ ही ये एक काली प्रकाशधारा में रूपांतरित हो गई। लोग केवल आकाश में नाचती हुई काली प्रकाश की किरणें ही देख सकते थे। ये का कोई अता पता नहीं था। इससे कैसे बचा जा सकता है? इसमें कोई भी खामी नहीं है, लुओ कबीले के सदस्यों ने हैरानी से कहा। काचा कोड़े की छायाओं की श्रृंखला के आवरण के नीचे जमीन अनगिनत टुकड़ों में कट गई और इस प्रक्रिया में विस्फोट हो गया। उस भयानक महामारी की बमबारी के बावजूद लुओ एर की आकृति अचानक आग की लपट की तरह फूट पड़ी और पलक झपकते ही गायब हो गई। कोड़ों की अंतहीन छायाएं ऐसी लग रही थी मानो उनमें कोई भी अंधापन न हो, लेकिन वास्तव में ये के बारीक के बाद एक हो रहे थे। निश्चित रूप से एक क्रम था, और जैसे ही लुओ के पैरों के नीचे काला धुआं उठा, उसने सटीक रूप से समझ लिया कि उससे क्या अपेक्षा की जा रही है। लगभग असंभव गति और शारीरिक क्रियाओं पर महारत का उपयोग करते हुए वह कोड़ों की छायाओं से बचते हुए उनके बीच से तेजी से आगे बढ़ी। महामुहिम की बहुत सारी काल्पनिक छवियां हैं। लुओ कबीले के सदस्य सांस रोककर लुओ को कोड़ों की छायाओं के बीच से गुजरते हुए देख रहे थे। अनगिनत कोड़ों की छायाएं लुओ के शरीर में घुस गईं, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से कोड़े बिना किसी प्रतिरोध के सीधे उसके शरीर से गुजर गए, जिससे लुओ को कोई चोट नहीं आई। ये बहुत तेज है, ये हमारी देखने की क्षमता की सीमा से परे है। महारानी कोड़ों की मार को जबरदस्ती नहीं रोक रही है, वह केवल चकमा दे रही है। इतने तेज हमलों को रोकना चकमा देने से कहीं ज्यादा आसान था। हालांकि कोड़े की परछाइयां एक निश्चित क्रम में प्रकट होती थी, लेकिन हर वार के बीच का अंतराल एक पल के 1000वें हिस्से जितना कम था। हर वार से बचना कहना जितना आसान था, करना उतना ही मुश्किल। इतना ही नहीं, लोगों को पहले ही यह एहसास हो गया था कि लुओ चाबुक की छाया से बचते हुए ये का पीछा कर रही थी। लुओ एर ने शून्य में 100 फीट की दूरी तय कर ली थी और ये के करीब पहुंच रही थी। वह लगभग उससे आगे निकल ही गई थी। लुओ ने अपना हाथ झटक दिया और लाल रिबन जैसी तलवार तेजी से बाहर निकली। नर्म तलवार की विचित्रता के कारण वार करते समय तलवार की नोक अपनी कोमलता के कारण पीछे रह गई, लेकिन ब्लेड की ताकत अपनी सीमा तक पहुंचने के साथ ही तलवार की नोक और भी तेज गति से निकली और सीधे ये की ओर बढ़ गई। वाह, जैसे कोई अग्नि अजगर अपनी जीभ बाहर निकालता है, वैसे ही यह प्रहार गर्जना करते हुए अग्नि तत्वीय युआंची के साथ एक विचित्र कोण पर सीधे ये की छाती पर हुआ। अंधकार की ढाल। ये ने हाथ हिलाया और उसके सामने अंधकार की शक्ति संघनित हो उठी। बना हुआ काला भावर ये की अंधकार की ढाल थी। लुओ का वार सीधे अंधकार की ढाल के केंद्र में जा लगा। काचा अंधकार की ढाल पल भर में चकनाचूर हो गई। लुओ का हमला बहुत ही शक्तिशाली था। इसके तुरंत बाद अग्नि तत्व की अत्यधिक ऊर्जाएं भड़क उठी। दाव अग्नि का क्षेत्र। लुओ की नियमशास्त्रीय अंतर्दृष्टि के साथ यह स्वाभाविक ही था कि उसने अपने स्वयं के दाव डोमेन में अंतर्दृष्टि प्राप्त की, और यह उत्कृष्ट स्तर की थी। दाव डोमेन के प्रकट होते ही चारों ओर आग की लपटें फैल गईं, मानो लुओ की तलवार के नीचे कोई ज्वालामुखी फट गया हो। निर्जन मैदान लपटों में घिर गए, पत्थर लावा में बदल गए। पीछे हटो, तुरंत पीछे हटो, लोग चिल्ला उठे। लुओ एर के प्रहार से निकलने वाली ज्वाला का दमनकारी दबाव असहनीय था। युद्ध क्षेत्र के बाहर खड़े होकर उन्हें ऐसा लग रहा था मानो वे आग की जेल में कैद हो। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनकी सारी शक्ति आग में समा रही हो। जैसे जैसे लोग पीछे हटते गए, युद्ध क्षेत्र में भड़कती लपटें अपने चरम पर पहुंच गईं और एक भयानक विस्फोट के साथ वह फट पड़ी। आग की लपटों ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया और सब कुछ जलकर राख हो गया। अचानक भयंकर लपटों के बीच एक काला सांप दर्दनाक फुफकारते हुए आकाश की ओर तेजी से बढ़ा। ये का एस्पेक्ट टोटेम है, किसी ने चिल्लाया, लेकिन भयंकर आग के तूफान में वे मुश्किल से अपनी आंखें खुली रख पा रहे थे। ये मुकाबला बेहद भीषण था। दो बेहद प्रतिभाशाली महिलाओं के बीच की यह लड़ाई एक अजेय शक्ति और एक अचल वस्तु के टकराव जैसी थी। ये यून और ये के बीच हुए मुकाबले से कहीं अधिक जबरदस्त थी। हालांकि वे दूर से ही युद्ध देख रहे थे, फिर भी इसे देखकर उनकी सांसें फूल गईं। इसका परिणाम क्या होगा? लोग युद्ध क्षेत्र को बड़ी बड़ी आंखों से देखते रहे, मानो कोई दृश्य छूट न जाए। हालांकि भीषण आग के कारण सबकी दृष्टि पूरी तरह अवरुद्ध हो गई थी। अध्याय 937 शाश्वत संध्या तारा। आधा मिनट बीतने के बाद आग धीरे धीरे बुझने लगी। सभी ने अपनी निगाहें उस दृश्य पर टिका दी, लेकिन अखाड़े का नजारा देखकर सबकी सांसें थम गईं। मैदान के ऊपर एक विशालकाय बैंगनी आंख तैर रही थी। आंख की पुतली में एक विशाल और अंतहीन सर्पिलाकार आकाशगंगा जैसी आकृति दिखाई दे रही थी। विशाल और चमकदार तारे आकाशगंगा में इस प्रकार विचरण कर रहे थे कि मानो वे उन पर नजर डालने वाले किसी भी व्यक्ति को अपनी गिरफ्त में ले रहे हो। वे उन्हें इस कदर अपनी ओर खींच रहे थे कि उनसे बचने का कोई रास्ता नहीं था। यह कोई साधारण भ्रम नहीं था, लेकिन आंख के लिए किसी वास्तविक आकाशगंगा को समाहित करना भी असंभव था। बल्कि यह ब्रह्मांड का एक दूरस्थ हिस्सा था जो आंख की पुतली में प्रक्षेपित हो गया था। यह तकनीक बेहद आश्चर्यजनक थी। तारों का पतन, शाश्वत अंधकार का अवतरण। तुम्हें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि तुम मुझे शाश्वत संध्या तारा तकनीक का उपयोग करने के लिए विवश कर सके। काले वस्त्र पहने ये धीरे धीरे उस विशालकाय आंख के सामने उतरी। उनके कपड़े हल्के हल्के लहरा रहे थे, जबकि उनके बाल हवा में उड़ रहे थे, जिससे वे बेहद खूबसूरत लग रही थी। अनंत संध्या तारा तकनीक, ये किस प्रकार की तकनीक है? लुओ वंश के सदस्य इस मामले को लेकर असमंजस में थे। लुओ वंश और शाश्वत संध्या सागर जैसे प्राचीन गुट, जो 100 मिलियन वर्षों से अधिक समय से अस्तित्व में थे, ने अनगिनत रहस्यमय लोकों का अन्वेषण किया होगा। उनमें दिव्य स्वामी स्तर की रहस्यमय तकनीकों के अवशेष मिलना कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। हालांकि इस गुट में प्राचीन रहस्यमय तकनीकें मौजूद होने के बावजूद वे आमतौर पर बेहद कठिन और समझने में जटिल थी। प्रशिक्षण की कमी के कारण ऐसी तकनीकों में महारत हासिल करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम थी।
स्वर्ग आरोहण पूर्णता स्तर के साधना स्तर वाले किसी व्यक्ति द्वारा आह्वान किए जाने पर भी शाश्वत संध्या तारा तकनीक का इतना आश्चर्यजनक प्रभाव होना, यहाँ तक कि ब्रह्मांड के सुदूर क्षेत्रों में स्थित आकाशगंगा को प्रक्षेपित करने में सक्षम होना, ये संभवतः शाश्वत संध्या सागर द्वारा किसी विशेष रहस्यमय क्षेत्र से प्राप्त एक प्राचीन विरासत थी। ऐसी विरासत संभवतः अधूरी थी, इसलिए इसमें कुछ बुनियादी महारत हासिल करने के लिए भी असाधारण अंतर्दृष्टि की आवश्यकता थी। इटर्नल इवेंटाइड स्टार तकनीक के प्रयोग से पूरा अखाड़ा अंधेरे में डूब गया। ऐसा लग रहा था मानो अनंत रात्रि छा गई हो, क्योंकि अंधेरा हर कोने में समा गया था। जब लुओ हुआ एर शाश्वत संध्याकाल में घिर गई तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके बाहरी संसार में वास्तविकता बढ़ती जा रही है और अंधेरा अधिकाधिक व्यापक और घना होता जा रहा है, मानो वह सब कुछ निगल रहा हो और उसे हर चीज से अलग कर रहा हो। लुओ हुआ एर को अचानक यह एहसास हुआ कि दक्षिणी सुनसान पहाड़ी मैदान उससे दूर जा रहे हैं और आसपास के योद्धा भी उससे दूरी बना चुके हैं, मानो वह अलग थलग पड़ रही हो। पब फ्यूचर विज्ञापन एक सील। लुओ हुआ को तुरंत समझ आ गया कि क्या हुआ है, और इस समय दर्शक एक बिल्कुल अलग दृश्य देख रहे थे। उन्होंने देखा कि वह घना अंधेरा धीरे धीरे उस विशालकाय आंख के आवरण में बार बार सिकुड़ता जा रहा था। ये पूरे मैदान को ढकने से लेकर कई फीट चौड़े अंधेरे के भंवर में बदल गया। इसके बाद वह काला भंवर सिकुड़कर कुछ इंच का रह गया, एक आड़ू के आकार का काला गोला। ऐसा होते ही शी ये ने उसे अपने हाथ से पकड़ लिया। वह है। लाखों दर्शकों ने इस अद्भुत दृश्य को देखा। अनंत शाम के विशाल क्षेत्र का आकार एक आड़ू जितना छोटा हो गया था। नहीं, यह आड़ू से भी छोटा हो गया था और लुओ हुआ जो इसमें समाई हुई थी इसके साथ ही गायब हो गई थी। क्या लुओ हुआ उस छोटी सी काली गेंद में फंसी हो सकती है? सभी ने काली गेंद की ओर देखा। योद्धा होने के नाते उनकी दृष्टि बहुत तेज थी, इसलिए इतनी दूरी होने के बावजूद वे काली गेंद की सभी बारीकियों को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। यह एक लघु ब्रह्मांड जैसा प्रतीत होता था। अंधकार की सीमा पर अनगिनत तारों का एक प्रक्षेपण था। आकार में छोटा होने के बावजूद ये लोगों को भव्यता का एहसास कराता था। राजकुमारी पर्पल स्पिरिट, तुमने प्रिंसेस पर्पल स्पिरिट के साथ क्या किया? लाखों दर्शक स्तब्ध रह गए। लुओ वंश की सबसे प्रतिभाशाली राजकुमारी पर्पल स्पिरिट को अंधकार के एक गोले में कैद कर दिया गया था। आड़ू के आकार के या उससे भी छोटे उस गोले में राजकुमारी पर्पल स्पिरिट का क्या हुआ होगा, यह कोई नहीं जानता था। लुओ हुआ को मेरे शाश्वत संध्या नक्षत्र में कैद कर दिया गया है। मेरी इच्छा के बिना वह हमेशा के लिए एक अराजक अंतरिक्ष में खो जाएगी, कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। समय के साथ उसकी शक्ति धीरे धीरे अंधकार द्वारा क्षीण हो जाएगी, जिससे वह अपंग हो जाएगी, या मेरे एक साधारण विचार से ही उसका शरीर अंधकार में समा जाएगा। शी ये ने उत्साह से कहा, जिससे लुओ कबीले के आसपास के सदस्य चिंतित हो गए। राजकुमारी पर्पल स्पिरिट को बाहर निकालो। लोग चिल्ला रहे थे। लड़ाई हार भी जाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन राजकुमारी पर्पल स्पिरिट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाना था। उसे रिहा कर दूं। हाँ, शी ये ने स्पष्ट और आकर्षक अंदाज में हंसते हुए कहा, मैं उसे रिहा कर दूंगा, लेकिन अभी नहीं। उसे अपने अहंकार की कीमत चुकानी होगी। मुझे और मेरे इटर्नल इवेंटाइड कबीले को चुनौती देने का यही नतीजा है। 2 घंटे में मैं उसे इटर्नल इवेंटाइड स्टार से मुक्त कर दूंगा। उसकी प्रतिभा को देखते हुए उसे 2 घंटे तक इसे सहन कर लेना चाहिए, शी ये ने व्यंग्य करते हुए कहा। बोलते हुए उसने यी यून की ओर देखा। अगला नंबर तुम्हारा होगा। क्या तुम्हें लगता है कि येई को हराने के बाद तुम्हारी ताकत अनंत संध्या सागर से कहीं अधिक है? मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि हम दोनों के बीच कितनी बड़ी खाई है। तुम ऐसी निराशा का अनुभव करोगे जो अनंत संध्या में डूबने के समान होगी। पब फ्यूचर विज्ञापन। शी ये के शब्द बेहद घमंडी थे। ये यून ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। वह सचमुच घृणित थी। उसे देखकर उसका मन कर रहा था कि उसे पीट दे। जैसे ही वह इस बारे में सोच रहा था कि इटर्नल इवेंटाइड स्टार टेक्निक को कैसे क्रैक किया जा सकता है, ये उनने अचानक एक हल्की सी चीख निकाली। उसने शी ये के हाथ में मौजूद काली गेंद को देखा। स्थिर अंधकार ऊर्जा अचानक अराजक हो गई थी। शी ये ने पूरी तरह से सीलबंद इटर्नल इवेंटाइड स्टार को देखकर एक झकझोर महसूस किया। इसकी निर्माता होने के नाते वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि उसके द्वारा निर्मित अंधकार का संसार अंदर से ढह रहा था। क्या इटर्नल इवेंटाइड स्टार शी ये द्वारा निर्मित एक छोटी दुनिया के समान था? इस छोटी दुनिया में वह अधिपति थी, लेकिन अब दुनिया ढह रही थी। चा अंधकार के गोले से धधकती लाल किरणें फूट पड़ी, जिससे गोले की सीमा पर सैकड़ों बल्कि हजारों छेद हो गए। दूर से देखने पर शाश्वत संध्या तारा एक चमकते सूर्य की तरह प्रतीत होता था। ये कैसे संभव हो सकता है? शी ये के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। इटर्नल इवेंटाइड सी में इटर्नल इवेंटाइड स्टार तकनीक में महारत हासिल करने वाले कुछ गिने चुने लोगों में से एक होने के नाते शी ये इस रहस्यमय तकनीक की शक्ति को अच्छी तरह समझता था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था मानो ये तकनीक नष्ट हो रही हो। क्या ये लुओ हुआ थी? वह इसे कैसे सुलझा सकती थी? शी ये के पास इस बारे में सोचने का समय ही नहीं था, क्योंकि इटर्नल इवेंटाइड स्टार से निकलने वाली लाल रोशनी की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो इटर्नल इवेंटाइड स्टार प्रज्वलित हो गया हो। कोई विकल्प न होने के कारण शी ये पीछे की ओर कूद पड़ा, क्योंकि आड़ू के आकार का इटर्नल इवेंटाइड स्टार इस समय हजारों चकाचौंध भरी किरणें उत्सर्जित कर रहा था। पूरा मैदान चकाचौंध से भर गया था। बूम! एक भीषण विस्फोट की आवाज सुनाई दी और कवच पहने युद्ध देवी की एक प्रेत जैसी आकृति विस्फोटित शाश्वत संध्या तारे से बाहर निकली। वह पहाड़ों जितनी लंबी थी और उसके हाथ में एक विशाल तलवार थी। उसके ऊपर का सोने का कवच चमक रहा था। लुओ नदी की देवी। ये लुओ वंश का प्रतीक चिन्ह था। प्राचीन परी लुओ नदी की देवी। लुओ कबीले के लाखों लोग खुशी से झूम उठे। लुओ नदी की देवी, जिन्हें केवल अनुष्ठानों के दौरान ही देखा जा सकता था, उनकी आंखों के सामने प्रकट हो उठी थी। अध्याय 938 आकाश अग्नि चंद्रग्रहण। लुओ नदी की देवी लुओ वंश की पूर्वज थी।
उनका स्वरूप एक स्त्री के समान था, लेकिन जहां उनके पैर होने चाहिए थे वहां एक सांप की पूंछ थी। हाथ में विशाल तलवार लिए देवी लुओ का शरीर आकाश की ओर बढ़ा, लेकिन उनकी पूंछ शाश्वत संध्या नक्षत्र में ही रुकी रही। और उसी क्षण उनकी विशाल तलवार सीधे शी ये की ओर वार करने आए। उस प्रहार में अदम्य गति थी और तलवार की किरण के भीतर लुओ हुआ प्रकाश की एक धारा में परिवर्तित हो गई जो तलवार की किरण में विलीन हो गई। उस समय शी ये ने लुओ हुआ एर के हाथों में 2 तलवारें देखी। उनमें से एक नर्म तलवार थी जो लाल रिबन जैसी दिखती थी और जिसका इस्तेमाल लुओ हुआ एर ने पहले किया था। दूसरी तलवार जो पहली बार सामने आई वह हथेली जितनी चौड़ी थी। उसका रंग गहरा लाल था और ब्लेड पर जटिल प्रतीक चिन्ह खुदे हुए थे। एक नर्म तलवार और एक भारी तलवार, ये दोनों हथियार एक साथ इस्तेमाल करने पर असंगत प्रतीत होते थे, लेकिन लुओ हुआ ने उन्हें बखूबी तालमेल बिठाकर चलाया। 2 तलवारों की किरणें एक ही समय पर निकली। स्काईफाई या चंद्र ग्रहण। जिस क्षण दोनों तलवारें टकराईं, ऐसा लगा मानो आकाश और पृथ्वी आग के सागर में परिवर्तित हो गए हों। आकाश में स्थित विशालकाय आंख से काले रंग की अराजकता बरसते देख शी ये ने अपने दांत भींच लिए। उसने अपना चाबुक चलाया जो सीधे लुओ हुआ के हमले की ओर मुड़ा। तेज गति से आगे बढ़ रही स्काईफायर से टकराते हुए अंधेरी आकाशगंगा चक्कर लगाने लगी। बूम! एक भीषण विस्फोट के परिणामस्वरूप भयंकर आग भड़क उठी जो आकाश में एक चमकते सूरज में तब्दील हो गई। 2 तलवारों के प्रहार और देवी लुओ की शक्ति के संयोजन से शी ये के चारों ओर छाया अंधकार आग की लिपटों में विलीन हो गया। लुओ हुआ की तलवार बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ी और शी ये की भौहों के बीचों बीच जा लगी। पेन! शी ये कांप उठी जब उसके माथे पर लगा धातु का आभूषण टूटकर बिखर गया। असीम अग्नि तत्व की ऊर्जा ने शी ये की आत्मा को लगभग चीर डाला और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके गोरे माथे पर लुओ हुआ एर द्वारा छोड़ा गया एक निशान था। पब फ्यूचर एड्स। वह निशान बेर के आकार का था जो काली लौ जैसा दिखता था। ये लुओ हुआ की तलवार की नोक से जलने का निशान था। इस तरह के निशान का इलाज कीमती औषधियों से आसानी से किया जा सकता था, लेकिन शी ये के चेहरे पर निशान का दिखना बेहद अपमानजनक था। शी ये ने अपना एक हाथ अपने माथे पर रखा क्योंकि उसके भीतर बची हुई अग्नि तत्वीय ऊर्जा का प्रवाह उमड़ रहा था। लुओ हुआ द्वारा उत्पन्न ज्वालाएं अमर थीं। ऐसा प्रतीत होता था कि वे स्वयं को पुनः प्राप्त करने के लिए शी ये की ऊर्जा का उपभोग करती थी, जिससे वे लंबे समय तक निरंतर बनी रहती थी। शी ये की नाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई थीं, जिससे वह अनियंत्रित ऊर्जाओं को भंग करने में असमर्थ थी। आकाश में ही विशालकाय आंख पहले ही विलीन हो चुकी थी, जबकि लुओ नदी की देवी भी धीरे धीरे लुप्त हो रही थी। लुओ हुआ एर एक हाथ में कोमल तलवार और दूसरे हाथ में चौड़ी तलवार लिए हवा में खड़ी थी। उसके कपड़े लहरा रहे थे। परिणाम देखकर लाखों दर्शक क्षण भर के लिए मौन हो गए। लुओ हुआ एर को इटर्नल इवेंटाइट स्टार के भीतर सील कर दिया गया था। यह एक ऐसी तकनीक थी जिसे प्राचीन रहस्यमयी तकनीक माना जाता था। यह एक विचित्र हमला था और नियमगत रूप से गहन भी। आखिरकार यह एक दूर की आकाशगंगा को प्रोजेक्ट करने में सक्षम था। हालांकि लुओ हुआ के एक ही वार से ऐसी सीलिंग तकनीक पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी। इटर्नल इवेंटाइट स्टार को चीरफाड़ करने के बाद लुओ हुआ ने स्काईफाई या लूना ऑक्यूपेशन का उपयोग करके शी ये को एक ही वार में हरा दिया। इस लड़ाई ने शुरू से अंत तक लोगों को सांस लेने तक का मौका नहीं दिया। क्या यह सचमुच स्वर्ग आरोहण क्षेत्र के योद्धाओं के बीच की लड़ाई थी? आग की लिपटों से लगभग लावा में तब्दील हो चुके मैदान को देखकर दर्शक व्याकुल हो गए। चाहे वह गहन नियम हो या हमलों से उत्पन्न भयानक ऊर्जा उतार चढ़ाव, उन्होंने स्वर्ग आरोहण स्तर के योद्धाओं की सीमाओं को पार कर लिया था। यहां तक कि उन्होंने अधिकांश दाव अभिव्यक्ति स्तर के योद्धाओं को भी पीछे छोड़ दिया था। महारानी जीत गई हैं। लुओ कबीले के योद्धा बेहद उत्साहित थे। राजकुमारी पर्पल स्पिरिट द्वारा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए और लुओ नदी की देवी को प्रकट करते हुए उन्होंने सामूहिक रूप से गर्व का अनुभव किया। जहां तक इटर्नल इवेंटाइट सी के लोगों की बात है, उनके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। उनका इटर्नल इवेंटाइट सी चिझुयुन से लड़ने आया था और वे चिझुयुन द्वारा लुओ कबीले के सफाई को ज्यादा महत्व नहीं देते थे। लेकिन कुछ ही क्षण पहले ये युन ने पहले एक ईंट से ये ई को तुरंत हरा दिया, जिसके बाद राजकुमारी पर्पल स्पिरिट ने देवी शी ये को भव्य तरीके से पराजित किया। शी ये ने पहले जो कहा था वह उनके मन में अभी भी ताजा था, लेकिन पलक झपकते ही उनके इटर्नल इवेंटाइट सी को करारी हार का सामना करना पड़ा। शी ये की ही नहीं बल्कि उन्हें भी एक आम कबीले के सदस्य के रूप में शर्मिंदगी महसूस हुई। पब फ्यूचर एड्स। जब शी ये ने लुओ कबीले के योद्धाओं की उल्लासपूर्ण जयकार सुनी तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। लुओ हुआर को उसने गुस्से से घूरा, फिर उसकी आकृति एक पल में ही गायब हो गई। काले धुएं के गुबार में परिवर्तित होकर वह अपने सम्मान के स्थान पर लौट गई। मैं देखना चाहता हूं कि वह कितनी बार अपराजित रह सकती है, शी ये ने ठंडे लहजे में कहा। ये युन ने शी ये को देखा तो वह अवाक रह गया। वह इतनी बुरी तरह हार चुकी थी कि अब उसके पास खुद को सुधारने का कोई रास्ता नहीं था। फिर भी वह लुओ हो एर की हार के पल का इंतजार करने के लिए युद्ध देखने पर अड़ी हुई थी। भले ही लुओ हो एर हार जाए, उसे हराने वाली शी ये नहीं होगी। और इसी क्षण लाखों योद्धाओं की ओर से जयकारे की एक और लहर सुनाई दी। ओरेकल फेई साम्राज्य की दानव लड़की ने वर्ल्ड माजिन सेक्ट के तियान यापिंग की चुनौती स्वीकार कर ली थी और उसने जीत हासिल कर ली थी। तियान यापिंग निराश दिख रहा था। वह प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा दिखाने की योजना बना रहा था, लेकिन शुरुआत में ही बाहर हो गया। अकेले दानव लड़की ने ही उसे हार के मुंह में धकेल दिया था। ची झुयुन की तो बात ही छोड़िए, अखाड़े में कदम रखते ही वह संभल भी नहीं पाया और हार गया। सम्मान की सीटों पर बैठे यू तियानफेंग ने हंसते हुए कहा, राक्षस लड़की में शक्ति की कोई कमी नहीं है। अगर कोई उसे कमतर समझेगा तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा और उसे अपनी भयानक गलती का एहसास होगा। तियान्या हाओयुए के मन में क्या चल रहा था ये बताना मुश्किल था, क्योंकि उसके होठों के कोने हल्के से फड़क रहे थे। क्या ये बहुत अच्छा नहीं है कि उसमें ताकत की कमी नहीं है?
इससे ये संकेत मिलता है कि ची झुयुन की ताकत वाकई देखने लायक है। बोलते बोलते ही उसने अपनी चाल चली। तैरते हुए अजगर की तरह वह उस सुनसान मैदान पर उतर आया। उन्होंने पंखों वाला पंखा हिलाया और बेहद परिष्कृत दिखे। वे एक योद्धा से अधिक कविता में रुचि रखने वाले विद्वान की तरह लग रहे थे। वरिष्ठ भाई हाउ युए, वरिष्ठ भाई हाउ युए। विश्व सीमांत संप्रदाय के शिष्यों ने जोर जोर से जयकार की। उनका उत्साह एक समान था, जिसकी गूंज दक्षिणी निर्जन पर्वतीय मैदानों में लहरों की तरह फैल गई। विश्व सीमांत संप्रदाय के शीर्ष शिष्य के रूप में तियान्या हाउ युए संप्रदाय के शिष्यों के बीच शक्ति का प्रतीक थे। विश्व सीमांत संप्रदाय शक्ति के महत्व पर बल देता था। जो भी अन्य सभी को पछाड़कर सबसे शक्तिशाली बन जाता था, वही शीर्ष स्थान प्राप्त करता था। तियान्या पिंग की पराजय ने विश्व सीमांत संप्रदाय के शिष्यों पर निराशा का साया डाल दिया था, लेकिन तियान्या हाउ युए के आगमन से वह साया छट गया। वे असीम आशा से भर गए कि तियान्या हाउ युए विश्व सीमांत संप्रदाय का उद्धार करेगी। युद्ध में कौन भाग लेगा? तियान्या हाउ युए ने पूछा। अखाड़े के पास पहुंचकर नोगियन ने गहरी सांस ली। वह जानती थी कि युद्ध जीतने की उसकी संभावना लगभग न के बराबर है, लेकिन क्योंकि उसे चुना गया था, इसलिए वह लड़ाई से पीछे नहीं हट सकती थी। भले ही उसका प्रतिद्वंदी बहुत शक्तिशाली था, फिर भी वह इस लड़ाई को गंभीरता से लेने के लिए दृढ़ थी, ताकि श्वेत लोमड़ी वंश की प्रतिष्ठा धूमिल न हो। अब तक यही तियान्या पिंग और दानव लड़की एक लड़ाई लड़ चुकी थी। शेष बचे हुए लोग विभिन्न गुटों के शीर्ष प्रतिभाशाली थे। कोई अन्य प्रतिद्वंद्वी न होने के कारण वह केवल तियान्या हाउ युए से ही लड़ सकती थी। हालांकि वह जानती थी कि उसकी उम्मीदें बहुत कम थीं। वाह! एक कोमल आकृति तियान्या हाउ युए के ऊपर आकर गिरी। अध्याय 939 कैटोप्ट्रिक विक्षेपण। नोगियन ने सफेद रंग का अल्पास्तीन वाला वस्त्र पहना हुआ था, जिसकी बर्फीली सफेद कलाई और टखनों पर सुनहरी घंटियां लगी हुई थीं। वह अत्यंत सुंदर थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और भावहीन चेहरा था। जैसे ही वह प्रकट होती, सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती थी। व्हाइट फॉक्स कबीले, नोगियन ने शांत भाव से कहा। तियान्या हाउ युए ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मुझे राजकुमारी व्हाइट फॉक्स से युद्ध में मिलने में कुछ हद तक दिलचस्पी होती, लेकिन आपके कारण। उद्धरण चिन्ह। तियान्या हाउ युए ने अपना सिर हिलाया। स्पष्ट रूप से नोगियन के प्रति उसके मन में गहरी घृणा थी। उसने अपना पंख वाला पंखा फड़फड़ाया और कहा, अपनी चाल चलो, मैं तुम्हें 3 चालों का हैंडीकैप दूंगा। तियान्या हाउ युए ने अपना पंखा हिलाया, लेकिन उसका हथियार प्रकट करने का कोई इरादा नहीं था। नोगियन का चेहरा थोड़ा गर्म हो गया जब वह अपने पंजों पर थोड़ा सा खड़ी होकर एक अनोखे अंदाज में कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ी। डिंग! घंटियों की मधुर ध्वनि तुरंत सबके कानों में गूंज उठी। ये कानों को सुहाने वाली थी, लेकिन इसे सुनकर लोग सम्मोहन की अवस्था में चले गए। उसी समय नोगियन की नृत्य शैली असाधारण थी। देखने में तो यह एक सुंदर नृत्य प्रतीत होता था, लेकिन एक नजर में ही कोई स्तब्ध रह जाता था। नोगियन तियान्या हाउ युए की ओर झपटी। उसकी गति भले ही तेज न लग रही हो, लेकिन उसने लाखों योद्धाओं की निगाहों में परछाइयों की एक श्रृंखला छोड़ दी। घंटियों की स्पष्ट ध्वनि एक के बाद एक सुनाई देती रही। तियान्या हाउ युए मुस्कुराया, लेकिन उसने रक्षात्मक मुद्रा नहीं अपनाई, जिससे नोगियन को उस पर हमला करने का मौका मिल गया। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें 3 चालों की बाधा दूंगी। इन 3 चालों के दौरान मैं एक कदम भी नहीं चलूंगी। तियान्या हाउ युए के शब्द दक्षिणी सुनसान पहाड़ी मैदानों में गूंज उठे, जिससे नोगियन ने भौहें चढ़ा ली। जहां तक व्हाइट फॉक्स के शिष्यों की बात है, वे उनके इस बयान से नाराज थे। नोगियन 2 शैडो ट्विंस में से एक थी। इसके अलावा वह नोगियुए से भी अधिक शक्तिशाली थी। भले ही वह तियान्या हाउ युए का मुकाबला न कर सके, लेकिन एक भी कदम न उठाना अहंकार की बात थी। ये युन ने येई को बेहद विनाशकारी तरीके से हराया था, लेकिन उस दौरान ये युन ने येई पर एक वास्तविक हमला किया था। हालांकि ये युन ने ईंट का इस्तेमाल किया था, लेकिन उस ईंट पर रहस्यमय मंत्रों की झिलमिलाहट दिखाई दे रही थी, जो देखने में गहन प्रतीत हो रहे थे। ये स्पष्ट रूप से कोई साधारण चाल नहीं थी। जहां तक तियान्या हाउ युए की बात है, वह ये युन से भी अधिक पागल था। अगर ऐसा है तो इसे लेकर देखो, नोगियन ने ठंडे स्वर में कहा। डिंग डिंग डिंग! घंटियां लगातार बजती रहीं और नोगियन की आकृति घंटियों की गूंज के बीच अनगिनत परछाइयों में तब्दील हो गई। कम साधना स्तर वाले योद्धाओं को पहले से ही चक्कर आने लगे थे। केवल घंटियों की आवाज सुनने मात्र से ही उन्हें उल्टी आने जैसा महसूस हो रहा था। परछाइयों की हरकतें अलग अलग थीं, लेकिन उन्होंने एक साथ तियान्या हाउ युए पर हमला किया। बचने के सभी संभावित रास्तों को बंद कर दिया गया था। कुछ लोग तो घंटियों की उस गूंज के सामने मजबूती से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, तो कोई इस जबरदस्त हमले का सामना कैसे कर सकता था। कई योद्धा मन ही मन भयभीत हो गए। हालांकि श्वेत लोमड़ी वंश के छाया जुड़वां काफी प्रसिद्ध थे, फिर भी इस आयोजन में वे उनके सामने फीके पड़ गए। लेकिन जब नोगियन ने अपनी चाल चली, तो योद्धाओं को एहसास हुआ कि ये प्रतिभाएं, जो देखने में उनके सामने फीकी लग रही थी, वास्तव में अरबों योद्धाओं में से सर्वश्रेष्ठ थीं। नोगियन ने अपनी पहली ही चाल में पूरी ताकत लगा दी थी। हालांकि तियान्या हाउ युए शांत बने रहे। वे मुस्कुराते हुए अपनी जगह पर खड़े रहे। जाहिर तौर पर उनका भागने का कोई इरादा नहीं था। हमले होते देख तियान्या हाउ युए ने तुरंत मन ही मन कुछ कल्पना की और उसके चारों ओर एक पारदर्शी दीवार प्रकट हो गई। ये दीवार लहरों की तरह कंपन कर रही थी और पानी की सतह की तरह सूर्य की रोशनी को हल्का हल्का प्रतिबिंबित कर रही थी। नोगियन की अनगिनत परछाइयां इस पानी से भरी दीवार पर प्रतिबिंबित हो रही थीं। डिंग! जैसे ही घंटियों की आवाज अचानक चरम पर पहुंची, सारी परछाइयां गायब हो गईं। नोगियन पीछे की ओर उड़ गई और जमीन पर गिरने पर लड़खड़ा गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके कानों से खून बह रहा था। अभी क्या हुआ? नोगियुए, जो मुट्ठी भींचकर बैठी थी और उम्मीद कर रही थी कि नोगियन तियान्या हाउ युए को करारा सबक सिखाएगी, स्तब्ध रह गई। व्हाइट फॉक्स के शिष्य भी असमंजस में थे। नोगियन ने बेजान पड़ी तियान्या हाउ युए पर हमला किया था, लेकिन घायल होने वाली वही नोगियन क्यों थी? नोगियन के कान से खून बह रहा है। घंटियों की आवाज से उसे दौरा पड़ा है।
ये नोगियन का खुद का हमला है। ऐसा क्यों हुआ? व्हाइट फॉक्स के एक शिष्य ने उत्सुकता भरे लहजे में पूछा। कैटोप्रिक डिफ्लेक्शन, ये हमारे वर्ल्ड मार्जिन सेक्ट की सर्वोच्च मार्शल तकनीक है। शिष्यों की युवा पीढ़ी में केवल सीनियर ब्रदर हाउयुए ही इसे हासिल कर पाए हैं। कैटोप्रिक डिफ्लेक्शन प्रतिद्वंदी की मार्शल आर्ट में होने वाले सभी तार्किक परिवर्तनों को भांपकर उन्हें हुबहू दोहरा सकता है। इसे कहते हैं किसी को उसी की चाल से जवाब देना। वर्ल्ड मार्जिन सेक्ट के एक शिष्य ने गर्व से कहा। विश्व सीमांत संप्रदाय के शिष्यों के पास ऐसी शीर्ष स्तर की मार्शल तकनीक होना और इस पर उन्हें गर्व होना स्वाभाविक था, इसलिए उन्होंने इसका प्रचार करने का अवसर लिया। जल्दी से अगला कदम उठाओ, अभी 2 और कदम बाकी हैं, तियान्या हाओयुए ने कहा। नोगियन ने अपना हाथ उठाया और अपनी पतली उंगलियों से अपने कानों से खून पोंछा, फिर अचानक आगे की ओर दौड़ पड़ी। इस बार उसकी हरकतें पहले से कहीं धीमी थी, लेकिन घंटियों की आवाज पहले से कहीं ज्यादा तीव्र और तेज थी। उसके चारों ओर अंतरिक्ष में स्पष्ट विकृति देखी जा सकती थी, और उस विकृत स्थान के भीतर घंटियों की ध्वनि के साथ साथ अनगिनत धागे प्रकट हुए। नोगियन धागों के बीचों बीच स्थित थी और लगभग पूरी जगह को घेरे हुए थी। अचानक सारे धागे एक साथ जुड़ गए। धागे शून्य को चीरते हुए तियान्या हाओयुए की ओर बढ़ गए। वहां मौजूद योद्धाओं की आंखों में झुंझुनी सी पीड़ा महसूस हुई, क्योंकि हर पतले धागे में अत्यंत घातक और भयावह शक्ति समाहित थी। यह एक नियमपरक चाल है जो बहन ने आदिम स्वर्ग में रहते हुए सीखी थी, नोगियुए ने कहा। वह जानती थी कि नोगियन के मन में क्या चल रहा है। भले ही उसे हार का सामना करना पड़े, वह चाहती थी कि तियान्या हाओयुए ही उसे रोकने का काम करे। बुरा नहीं है, लेकिन मेरे खिलाफ तो ये बेकार है। कैटोप्रिक डिफ्लेक्शन से प्रकाश निकलते ही तियान्या हाओयुए ने व्यंग्य किया। धड़ाम, नोगियन टूटे धागे वाली पतंग की तरह पीछे की ओर उड़ती हुई जमीन पर गिर पड़ी। उसके सफेद हाथ और पिंडली खून की धारियों से ढके हुए थे और उसने मुंह भरकर खून थूका। वह बेहद दयनीय हालत में लग रही थी। तियान्या हाओयुए ने अपना सिर हिलाया और पंखा लहराते हुए कहा, तुम बहुत कमजोर हो बहन। नोगियो का चेहरा पीला पड़ गया और उसने गुस्से से तियान्या हाओयुए की तरफ देखा, तुम उस पर बहुत सख्त थी। नोगियो के अलावा कई योद्धा ये बता सकते थे कि नोगियन की आक्रमण शक्ति तियान्या हाओयुए से कम थी। उसने केवल चाल को प्रतिबिंबित नहीं किया, बल्कि नोगियन की चाल की प्रतिकृति को और भी शक्तिशाली बनाकर उसे वापस लौटा दिया। लड़ाई की इस श्रृंखला में बाकी सभी ने केवल वही किया जो आवश्यक था, लेकिन तियान्या हाओयुए ने कोई दया नहीं दिखाई और नोगियन को गंभीर रूप से घायल कर दिया। तियान्या हाओयुए ने नोगियुए को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए अपना सिर हिलाया। इसके बजाय उसने पीली पड़ी नोगियन की ओर देखा और कहा, तुम्हारे पास अभी एक और चाल बाकी है, जो आखिरी चाल भी है। मुझे और निराश मत करना। क्या वह अब भी लड़ना चाहता था? नोगियन पहले से ही बुरी तरह घायल थी। ऐसी परिस्थितियों में परिणाम पहले से ही तय था। क्या ऐसा कहकर वह जानबूझकर उसे अपमानित करने की कोशिश कर रहा था? श्वेत लोमड़ी के शिष्य क्रोधित हो गए। सम्मान की सीटों पर बैठी राजकुमारी श्वेत लोमड़ी की आंखें निर्मल हो गईं। जैसे ही वह कुछ कहने वाली थी, नोगियन पहले ही खड़ी हो गई थी। अगर आप चाहें तो हार मान सकते हैं, तियान्या हाओयुए ने कहा। नोगियन शांत भाव से बोली, यह आखिरी चाल है, इसे चल दो। मैदान में वह व्हाइट फॉक्स कबीले का प्रतिनिधित्व कर रही थी, तो वह हार कैसे मान सकती थी? राजकुमारी व्हाइट फॉक्स ने नोगियन की ओर देखा और नोगियन की आंखों में दृढ़ संकल्प दिखाई दिया। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि यह लड़ाई नोगियन की थी। घंटियों की एक श्रृंखला की आवाज के साथ नोगियन ने अपना सिर थोड़ा नीचे किया, लेकिन जब उसने अपना सिर उठाया और अपनी आंखें खोली, तो उसकी आंखें लाल हो गई थी, मानो वह सचमुच एक लोमड़ी हो। साथ ही उसकी आभा से अत्यधिक खतरे का माहौल व्याप्त था। बूम! नोगियन के छोटे से शरीर से एक भयानक शक्ति का विस्फोट हुआ और वह पल भर में वहीं से गायब हो गई। उसके स्थान पर अचानक एक गहरा गड्ढा बन गया और मकड़ी के जाले जैसी दरारें जमीन पर फैल गईं। तियान्या हाओयुए के चेहरे पर एक दुर्लभ बदलाव दिखाई दिया और उसकी आंखों में एक ठंडक झलक उठी। उसी क्षण उसके हाथ में मौजूद पंख वाले पंखे से एक चकाचौंध भरी रोशनी निकली। कैटोप्रिक डिफ्लेक्शन एक बार फिर सक्रिय हो गया, जिससे उसके सामने एक विशाल दर्पण जैसी सतह प्रकट हो गई। बूम! एक जोरदार धमाका हुआ, मानो कोई पहाड़ ढह रहा हो, और विस्फोट के दौरान निकले प्रकाश के गुबार के भीतर से एक आकृति बाहर निकली। राजकुमारी श्वेत लोमड़ी सम्मान के आसनों से तेजी से उठी और जब वह धीरे से जमीन पर उतरी, तो उसने एक हाथ में खून से लथपथ नोगियन को पकड़ रखा था, जिसकी आंखें कसकर बंद थीं। दूसरे हाथ से उसने अपनी लंबी आस्तीन झटक कर शेष शक्ति को नष्ट कर दिया। अध्याय 940, ची झुयुन का दौर। नोगियन की हालत देखकर राजकुमारी श्वेत लोमड़ी की आंखों में क्रोध की भावना झलक उठी। तुम जानती थी कि नोगियन तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकती, फिर भी तुमने इतना कठोर रवैया अपनाया। मुझे बहुत अफसोस है। तियान्या हाओयुए जोर से हंसी। मुझे भी इस नतीजे की उम्मीद नहीं थी। कैटोप्रिक डिफ्लेक्शन की शक्ति पूरी तरह से हमलावर पर निर्भर करती है, इसके बाद होने वाले किसी भी हमले को यह और भी शक्तिशाली बना देती है। कौन जानता था कि वह लड़ाई में टिक नहीं पाएगी। फिर भी उसने अपनी ताकत को समझे बिना इस तरह का हमला करने पर जोर दिया। उसका बुरी तरह घायल होना स्वाभाविक ही था। तियान्या हाओयुए के शब्दों ने श्वेत लोमड़ी के शिष्यों को क्रोधित कर दिया। तियान्या हाओयुए हद से ज्यादा आगे बढ़ रही थी। तुम्हारी बात को मैं याद रखूंगी कि यह तो सामान्य बात है। राजकुमारी श्वेत लोमड़ी नोगियन को गोद में लिए खड़ी हो गई। उसका चेहरा ठंडा था और उसने कहा, मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगी। ओह, मैं इंतजार करूंगी। तियान्या हाओयुए को राजकुमारी श्वेत लोमड़ी की धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने बहुत पहले सुना था कि राजकुमारी श्वेत लोमड़ी का वंश बहुत शक्तिशाली है। मैं इसे देखना चाहती हूँ। स्वभाव से अभिमानी होने के कारण तियान्या हाओयुए ने राजकुमारी व्हाइट फॉक्स को पूरी तरह से नीचा दिखाया। राजकुमारी श्वेत लोमड़ी ने नोगियन को नोगियुए को सौंपने से पहले उसे एक पवित्र वस्तु खिलाई।
लेकिन उसी क्षण दक्षिणी सुनसान पहाड़ी मैदानों पर एक लाल बादल छा गया। मैं तियान्या हाओयुए से लड़ने की आपकी इच्छा से सहमत हो सकता हूं, लेकिन शायद अब आपके पास कोई मौका न हो। हम दोनों ही बचे हैं जिन्होंने अभी तक लड़ाई नहीं लड़ी है। बोलने वाला व्यक्ति ची झुयुन था। उसने एक हाथ में अपना भाला हिलाया और साथ ही एक अजय आभा बिखेरी। मुकाबलों की शुरुआत से ही ये युन, लुओ हुआर और उनके साथियों ने एक एक बार लड़ाई लड़ी थी, जिससे केवल ची झुयुन और राजकुमारी व्हाइट फॉक्स ही शेष रह गए थे। ची झुयुन के ऐसा कहते ही लाखों योद्धाओं ने उनकी ओर देखने के लिए अपना सिर घुमा लिया। हालात उतार चढ़ाव से भरे थे। राजकुमारी व्हाइट फॉक्स ने अभी अभी तियान्या हाओयुए को चुनौती दी थी, लेकिन ची झुयुन उससे पहले मुकाबला करना चाहती थी। यदि राजकुमारी व्हाइट फॉक्स हार जाती तो उसे तियान्या हाओयुए से युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ची झुयुन को सार्वजनिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली माना जाता था। राजकुमारी श्वेत लोमड़ी ने गहरी सांस ली और उसका चेहरा उदास हो गया। उसकी आकृति गायब हो गई और एक बिजली की चमक के साथ उसकी आकृति ची झुयुन के सामने प्रकट हुई। मैं तुमसे लड़ूंगी, राजकुमारी व्हाइट फॉक्स ने कहा। पूरे व्हाइट फॉक्स कबीले की प्रतिनिधि होने के नाते उसे किसी से भी चुनौती स्वीकार करनी ही थी। दक्षिण के सुनसान पर्वतीय मैदानों के ऊपर लाखों योद्धा उत्साह से उबल रहे थे। ची झुयुन बनाम राजकुमारी श्वेत लोमड़ी। इससे पहले लुओ हुआएर के शानदार प्रदर्शन ने सभी को चौंका दिया था, और राजकुमारी व्हाइट फॉक्स भी लुओ हुआएर के बराबर की क्षमता रखती है, तो उसका प्रदर्शन कितना शानदार होगा। राजकुमारी जुएर व्हाइट फॉक्स के शिष्यों की जयकार गूंज उठी। इस समय तियान्या हाओयुए अपनी सीट पर वापस आ चुका था। तियान्या हाओयुए ने अपना पंखा फड़फड़ाया और सफेद लोमड़ी के शिष्यों द्वारा अपनी राजकुमारी के प्रति की जा रही प्रशंसा भरी जयकारों को नजरअंदाज कर दिया। क्या राजकुमारी श्वेत लोमड़ी ची झुयुन को हराना चाहती थी? यह असंभव था, क्योंकि ची झुयुन को एक दिव्य स्वामी का अनुमोदन प्राप्त था। इसी क्षण ची झुयुन ने अपनी चाल चली। उसने अपने भाले की नोक को कंपन कराया, जिससे तुरंत ही भाले के चारों ओर लपटें घूमने लगी। बूम! दक्षिणी सुनसान पहाड़ी मैदानों के ऊपर एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी फूटी और पलक झपकते ही ची झुयुन की आकृति राजकुमारी श्वेत लोमड़ी के सामने प्रकट हो गई। जलता हुआ भाला सीधे राजकुमारी श्वेत लोमड़ी की भौहों के बीचों बीच जा लगा। राजकुमारी व्हाइट फॉक्स के सफेद बाल लहराने लगे जैसे ही उसके सामने ऊर्जा का प्रवाह हुआ। हालांकि वह शांत बनी रही। जैसे ही उसकी पतली उंगली ने भाले की नोक को धीरे से छुआ, उसके पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। राजकुमारी श्वेत लोमड़ी की बर्फीली सफेद उंगली उस अजय धधकते भाले से टकरा गई। भाला ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह हर चीज को भेद कर पहाड़ों को भी ध्वस्त कर सकता हो। बूम! एक जोरदार धमाके से धरती कांप उठी। विस्फोट के केंद्र से लाल और नीले सफेद रंग की युआंची ऊर्जा सभी दिशाओं में फैलते ही एक साथ ज्वालाएं और बिजली के झटके निकले। जमीन पर अनगिनत दरारें पड़ गईं। एक ही प्रहार में राजकुमारी श्वेत लोमड़ी और ची झुयुन के खड़े होने वाले क्षेत्र का आधा हिस्सा जलकर राख हो गया, जबकि दूसरे आधे हिस्से के सभी पौधे मुरझा गए। राजकुमारी व्हाइट फॉक्स की सफेद उंगली पर खून से लथपथ घाव हो गया था। फिर से ची झुयुन ने अपने भाले से जमीन को चीरते हुए वार किया और उसका शूरा दाव डोमेन एक बार फिर प्रकट हो गया। दाव डोमेन में उसकी हत्या की भावना उग्र हो उठी। राजकुमारी व्हाइट फॉक्स ने अपने हाथ आपस में जोड़ लिए और उनकी हथेलियों के बीचों बीच अचानक एक अजीब सी आंख दिखाई दी। वह आंख मानो प्राचीन काल से आई हुई प्रतीत हो रही थी। जब वहां मौजूद योद्धाओं ने उस आंख को देखा तो वे भय से कांप उठे। स्काईफॉक्स की आंख। उसी समय राजकुमारी श्वेत लोमड़ी ने अपनी आंखें थोड़ी सी बंद कर ली, और जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें आकाश लोमड़ी की आंख जैसी लग रही थी। राजकुमारी व्हाइट फॉक्स ने होठों से 9 पूंछों का साम्राज्य शब्द कहे। स्काईफॉक्स की सतर्क निगाहों के नीचे ची झुयुन और उसका शूरा दाव डोमेन 9 पूंछ वाले डोमेन से घिर गया। महामहिम ने 9 पूंछ वाले लोक को पहले ही प्राप्त कर लिया है। सम्मान की सीटों पर बैठी चू युंजियान आश्चर्यचकित रह गई। महामहिम के पास पहले से ही बिजली का लोक था, और अब 9 पूंछ वाले लोक के साथ क्या ये दोहरा लोक नहीं हो जाएगा? बाय युएकिंग ने सिर हिलाया और संतुष्टि का भाव दिखाया। 9 पूंछ वाला क्षेत्र 9 पूंछ वाले सफेद लोमड़ी का एक विशिष्ट दाव क्षेत्र था। यह एक प्राचीन परी का दाव क्षेत्र था, जो बिजली के दाव क्षेत्र से कहीं अधिक शक्तिशाली था। कितनी अद्भुत प्रतिभा है! राजकुमारी जुएर ने समान स्तर पर मुझसे कहीं अधिक श्रेष्ठता हासिल कर ली है, चू युंजियान ने आह भरते हुए कहा। चू युंजियान भी एक विलक्षण प्रतिभा का धनी था, और वह गलत नहीं था। ये वास्तव में 2 बेहद प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के बीच मुकाबला था। दोनों ने एक दूसरे की क्षमताओं को परखने की कोशिश नहीं की और न ही अपनी प्रतिभा को छिपाया। वे शुरू से ही अपनी असली प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे थे। ची झुयुन को 9 पूंछ वाले क्षेत्र में कैद कर दिया गया है। जुएर एक ही चाल में जीत हासिल करना चाहती है, इसलिए उसने जरा भी संकोच नहीं किया। बाय युएकिंग की आंखें गंभीर हो गईं। 9 पूंछ वाले क्षेत्र को आकाश लोमड़ी की आंख के साथ मिलाकर ची झुयुन को हराना संभव था। 9 पूंछ वाले लोक में राजकुमारी श्वेत लोमड़ी की आकृति तेजी से सिकुड़कर गायब हो गई। 9 पूंछ वाले लोक में केवल आकाश लोमड़ी की एक विशालकाय आंख ही बची थी, जो ची झुयुन को टकटकी लगाए देख रही थी। इस समय लुओ हुआएर ने कहीं और देखा। डेमन गर्ल, जो ची झुयुन की तरह ओरेकल फेस साम्राज्य से ताल्लुक रखती थी, वह भी आगे बढ़ रही थी। इससे पहले वह तियान्या पिन को हरा चुकी थी, और थोड़े समय के विराम के बाद उसकी निगाहें ही उन पर थीं। चलो ना, डेमन गर्ल ने अपनी उंगली हिलाई। उसमें एक अनोखी तरह की सुंदरता थी, इसलिए उसकी उंगली का हिलना बिल्कुल भी तुच्छ नहीं लग रहा था। दक्षिणी निर्जन पर्वतीय मैदान अत्यंत विस्तृत थे, और दर्शक योद्धाओं द्वारा युद्ध में भाग लेने वालों के लिए पर्याप्त जगह छोड़ने के कारण 2 लड़ाइयां एक साथ लड़ी जा सकती थीं। सबसे पहले, अगर तुम उस धातु की मुहर का इस्तेमाल करके मुझे मारना चाहोगी, तो मैं तुम्हें मौका नहीं दूंगी, डेमन गर्ल ने कहा। ये युन मुस्कुराया।
अगर किसी कबीले के प्रतिभाशाली व्यक्ति को सबके सामने ईंट से हरा दिया जाए तो इससे वाकई एक गहरा मनोवैज्ञानिक घाव लगेगा। इसी तरह ये युन ने दानव लड़की से निपटने के लिए स्वर्ग उथल पुथल मोहर का उपयोग करने की योजना नहीं बनाई थी। आखिरकार ईंट जैसे हथियार का इस्तेमाल ये युन तभी करता था जब कोई उसे बहुत गुस्सा दिलाता था। ये युन ने अपनी अंतरस्थानिक अंगूठी को पोंछा और तुरंत उसके हाथ में एक तलवार प्रकट हो गई। ये युन को हथियार बदलते देख दानव लड़की भी निश्चिंत नहीं दिखी। इसके विपरीत उसकी आंखें किसी जानवर की तरह सिकुड़ गईं और वह ये युन को घूरने लगी। ये युन बहुत शक्तिशाली थी। दानव लड़की ने धीरे से अपनी बाहें उठाईं और एक झटके में उसके हाथों से लंबे पंजे बाहर निकल आए। उसी समय उसका पूरा रूप बदल गया, वह इंसान से ज्यादा किसी जादुई जीव जैसी दिखने लगी। इस पर नजर रखें। जैसे ही दानव लड़की की आवाज धीमी हुई, वह जहां खड़ी थी वहां से गायब हो गई। इसके तुरंत बाद ये युन ने अपने सामने से एक तीव्र ऊर्जा स्रोत को आते हुए महसूस किया, लेकिन उसके सामने केवल खालीपन था। वहां कोई नहीं था।